के महारथी हो, रेडी हो बोर्ड एग्जाम में पढ़ने के लिए? ऑब्वियसली रेडी हो यार। ऑलराइट, सो इससे पहला क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, इसका अगर एक क्विक रिवाइज देखें, ऐसे तो वो हम लोग का इंट्रोडक्टरी क्लास था और इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग कुछ ज़्यादा तो किए नहीं थे। वी हैव सिंपली टॉक्ड अबाउट फ्यू टॉपिक्स। हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे, इंट्रोडक्शन अबाउट कि भाई नेशनलिज्म क्या होता है। भाई अगर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, तो पता तो होना चाहिए कि ये चैप्टर किस बारे में है, नेशनलिज्म क्या होता है, सब वो सब क्लियर हुआ था। इंट्रोडक्शन करने के बाद हम लोग बात किए थे एक पेंटिंग के बारे में। इस पेंटिंग को कौन बनाया था, हम लोग पूरा पॉइंट्स फ्लो चार्ट में देखे थे। क्या था, पेंटिंग को बनाए थे फ्रेडरिक सोरो। कब बनाए थे, 1848 में। ये थे एक फ्रेंच आर्टिस्ट और इस पेंटिंग का नाम क्या था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, क्योंकि ये दिखा रहा था कि कैसे डेमोक्रेसी आया। इसको बोला जाता है फ्रेडरिक सोरोज यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन मतलब एक इमेजिनरी सोसाइटी, एक आइडियल सोसाइटी जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बस इमेजिनेशन में हो सकता है। इस पेंटिंग में क्या क्या था, पेंटिंग में हम लोग देखें कि एक वो भटकती आत्मा, कौन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी, जो लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी को शो कर रही थी। उसका एक हाथ में कैंडल था इनलाइटमेंट के लिए और एक हाथ में वो ये क्या बोलते हैं, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन था, जो लोगों का अधिकार दिखा रहा था। उसके बाद जितने भी लोग थे अलग अलग नेशंस के, जो अलग अलग झंडा सब पकड़े हुए थे अपना नेशंस का, वो लोग सब जा रहे थे उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, विच वाज शोइंग कि सब लोग डेमोक्रेटिक हो रहे, सब लोगों को फ्रीडम मिल गया। और उसके बाद फिर जितना भी मोनार्की था, मोनार्की का सारा रिमेन्स गार्बेज में नीचे में पड़ा हुआ था, जो क्या दिखा रहा था कि मोनार्की कंप्लीटली खत्म हो चुका है। उसके बाद ये पूरा ब्यूटीफुल सीन को ऊपर से क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स देख रहे थे और ब्लेसिंग्स दे रहे थे, ब्लेसिंग्स ऑफ सॉवर्गनिटी, सॉवर्गनिटी का सो ब्लेसिंग दे रहे, ब्लेसिंग्स किस चीज का, फ्रेटर्निटी का। एक्चुअली ये सारा वर्ड थोड़ा सिमिलर हो जाता है, धीरे धीरे आपको भी क्लियर हो जाएगा। सो ब्लेसिंग्स दे रहे थे फ्रेटर्निटी का। फ्रेटर्निटी क्या था, बताए थे ना, भाईचारा, कि भाई वर्ल्ड पीस हो, लोगों में झगड़ा ना हो, सब लोग एक साथ शांति से रहे। सो ये चीज हम लोग पूरा का पूरा पेंटिंग में देखे थे। पेंटिंग को समझने के बाद we have talked about the difference between modern state and nation state, कि भाई मॉडर्न स्टेट क्या होता है और नेशन स्टेट क्या होता है। मॉडर्न स्टेट क्या था, मॉडर्न स्टेट एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे वी फाइंड कि एक पर्टिकुलर पर्सन होता था, एक मोनार्क बोलो या फिर जो भी बोलना है बोलो, मोनार्क या किंग होता था, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होता था टू डू व्हाटएवर ही वांट। हम लोग कोई भी सिटीजन जाके वहाँ पे नहीं बोल सकता था कि भाई ये करो वो करो। He has the absolute power to do whatever he want and obviously लोगों के ऊपर अत्याचार तो हो ही रहा था और जितने भी सिटीजन से उन लोगों के ऊपर रूल कर रहा था वो एब्सोल्यूट पावर, और उन सिटीजन्स के बीच में कोई रिलेशन, कोई कॉमननेस नहीं था। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखें एक नेशन स्टेट से, एक नेशन स्टेट में भी रूलर हो सकता है, वहाँ पे मोनार्क हो सकता है, बट वहाँ एक नेशन स्टेट में क्या होता है, एक नेशन स्टेट में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सिटीजन्स होते हैं, इनके बीच में एक कॉमननेस होता है, इनके बीच में यूनिटी होता है, एक कॉमन कल्चर होता है कि दे फील दैट यस दे ऑल आर वन, दे ऑल बिलोंग टू अ सिंगल नेशन। नेशनलिज्म का फीलिंग आ जाता है, दे थिंक दैट इट इज देयर नेशन। यहाँ पे रूलर्स और सिटीजन्स दोनों एक कॉमननेस शेयर करते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड। सो बेसिकली हम एक जस्ट बताए थे कि हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे। इस चैप्टर में सो बेसिकली हम लोग को पता है कि यूरोप जो है, यूरोप में पहले सारा का सारा मॉडर्न स्टेट्स था, मोनार्क होता था, लोगों के ऊपर रूल कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। फिर धीरे धीरे वहाँ पे नेशनलिज्म आया, लोगों में एक नेशनलिज्म का फीलिंग आया, लोगों को रियलाइज हो कि हम लोग सब एक साथ रह सकते हैं, यूनिटी आया और बना नेशन स्टेट्स। So that is what this whole chapter is about. So इतना तक this was all the you can say a revision, a short revision of previous lecture. सब चीज क्लियर है? Okay.
मूविंग फॉरवर्ड टॉकिंग अबाउट, अच्छा पहले आगे मूव करने से पहले आई जस्ट वांट टू डिस्कस फ्यू टर्म्स, लाइक आई फाउंड कि ये जो टर्म्स लिखा हुआ है ये टर्म्स में मे बी तुम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई ये टर्म्स का मतलब क्या है। सो आई जस्ट थॉट टू डिस्कस फ्यू टर्म्स। सी पहले तो यूटोपियन वर्ड क्लियर है ना। यूटोपियन क्या होता है? यूटोपियन मतलब होता है एक इमेजिनेशन, एक आइडल वर्ल्ड का या कोई भी आइडल सिचुएशन को इमेजिन करना जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो यूटोपियन क्लियर है। देयर आर सम अदर वर्ड्स व्हिच आई एक्चुअली थॉट दैट जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। एक वर्ड दिया हुआ है हम लोग का पहला ही पेज में, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। सो भाई ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ऐसे तो हम सब चीज समझा चुके हैं ऑलरेडी, बट स्पेसिफिकली वर्ड्स का यूज नहीं किए थे। सो आई थॉट दैट मे बी तुम लोग को इसमें दिक्कत हो सकता है। सो टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन बेसिकली कुछ नहीं, सिंपल सा चीज है कि भाई ये और कुछ नहीं, ये मोनार्की को ही बोला जा रहा है। हम लोग का मोनार्की हुआ या मिलिट्री या डिक्टेटरशिप या और कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो रूलर होता है उसके पास एब्सोल्यूट पावर होता है टू डू व्हाटएवर ही वांट, जिसको हम लोग जो कॉमन सिटीजन्स होता है वो लोग नहीं बोल सकते कि भाई तुम ये करो या वो करो। दैट इज व्हाट इज लाइक। अगर हम लोग इंडिया का बात करें, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इंडिया में डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले रहा है तो गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं कि भाई उसको जो मन में आए वो डिसीजन ले ले। अगर गवर्नमेंट कभी भी कोई गलत डिसीजन लेता है हम लोग सब खड़े हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, फिर चाहे वो तुम लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट कर देख लो या फिर इतना सारा जो प्रोटेस्ट होता है। सो क्या होता है बेसिकली गवर्नमेंट जब कोई वो जब आर्टिकल 370 हटा और इतना सारा जो गवर्नमेंट हम लोग का इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट इतना सारा डिसीजंस लेता है, वो डिसीजंस पे हम लोग का राइट है कि हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भाई वो सही है कि गलत। अगर हम लोग को लगता है कि वो हम लोग के लिए सही नहीं है तो हम लोग आराम से उसके अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं और गवर्नमेंट को डिसीजन हटाना पड़ेगा। बट ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन में नहीं होता। अगर हम कहीं मोनार्की में जाएंगे या फिर डिक्टेटरशिप में जाएंगे, नॉर्थ कोरिया में जाएंगे, तो वहाँ पे जो इंसान, वहाँ पे जो रूलर है, जो सेंट्रल पावर है उसके पास एब्सोल्यूट पावर है टू डू व्हाटएवर ही वांट। हम लोग वो लोग को रोक नहीं सकते, बीइंग अ कॉमन सिटीजन हम लोग नहीं रोक सकते। नॉर्थ कोरिया में इतना सारा उल्टा पुल्टा आलतू फालतू का लॉ बना हुआ है बट सिटीजन कुछ कर ही नहीं सकता। दैट इज व्हाट इज एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। बेसिकली यहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन मोनार्की को ही शो कर रहा है। आई एम सॉरी, हम बोलते हैं स्पेलिंग में कभी मत जाना। सो बेसिकली यहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन मोनार्की को ही शो कर रहा है, क्योंकि उस समय यूरोप में एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन ही एग्जिस्ट करता है। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब एब्सोल्यूट पावर। सो उस समय यूरोप में यही एग्जिस्ट करता था, क्योंकि उस समय यूरोप में मोनार्की था और किंग के पास एब्सोल्यूट पावर था कि उसको जो मन में आए करे, सिटीजन्स उन लोग को रोक नहीं सकता था। दैट इज व्हाट इज मेयरली एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। क्लियर है? ओके। यूटोपियन वर्ड को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फाइन। सो ये हो गया और ये हो गया। अब देखो, अब तुम लोग सोच रहे हो भाई हम यहाँ पे मॉडर्न स्टेट क्यों लिखे, हम तो मॉडर्न स्टेट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऑब्वियसली हम तुम लोग को ऑलरेडी मॉडर्न स्टेट का एग्जैक्ट डेफिनेशन बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मॉडर्न स्टेट क्या होता है। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन हो, जहाँ पे जो रूलर हो उसके पास एब्सोल्यूट पावर हो टू टेक एनी डिसीजन टू डू व्हाटएवर ही वांट्स टू, जहाँ एंड सिटीजन्स के बीच में कोई भी एक कॉमननेस या वैसा कुछ नहीं हो। दैट इज व्हाट इज मॉडर्न स्टेट। बट हम लोग का जो एनसीईआरटी को तो आदत है कि भाई बढ़ा चढ़ा के लिखने का, अपना एनसीईआरटी को दिखाना होता है कि भाई हम लोग को भी इंग्लिश आता है तो लोग जितना बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं उतना लिखते हैं। सिंपली ये नहीं कि हम सिंपली बोल दें कि a modern state is a state where the government or where the ruler has the absolute power to do whatever he wants। क्लियरली नहीं लिखना आता है लोग को, ये लोग लिखेंगे एकदम घुमा के। तो इसीलिए यहाँ पे अगर एनसीईआरटी खोलो तो एनसीईआरटी में मॉडर्न स्टेट के लिए क्या लिखा है कि मॉडर्न स्टेट क्या है, it is a state where centralized power, it is a state
were centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory. मतलब सेम ही है, जो हम बताए वही मतलब है, बट हमको तो पूरा घुमा के लिखना है, थोड़ी ना बच्चा लोग को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो बस एनसीईआरटी का भाषा है, सो समझते हैं, एनसीईआरटी को ऐसे ही हम लोग थोड़ी ना छोड़ देंगे। ओके, सो टॉकिंग अबाउट मॉडर्न स्टेट्स, क्या लिखा हुआ है, सेंट्रलाइज्ड पावर। सेंट्रलाइज्ड पावर मतलब कि जो पावर सेंटर पे, जैसे इंडिया में सेंटर पे ऑब्वियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बेसिकली सेंट्रलाइज्ड पावर मतलब जो गवर्न कर रहा है, जो रूल कर रहा है, सेंटर पूरा स्टेट के ऊपर जो रूल कर रहा है, वो मोनार्क भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, डिक्टेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हियर व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल। अब ये सॉवरेन क्या होता है भाई, सॉवरेन का क्या मतलब हुआ, सॉवरेन मतलब एब्सोल्यूट कंट्रोल, सॉवरेन मतलब सॉवरेन, देखो सॉवरेन एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड ही होता है। खैर सॉवरेन का मतलब क्या है, सॉवरेन मतलब होता है कि ऐसा राइट जो हम लोग से कोई छीन नहीं सकता। सॉवरेनिटी, सॉवरेन का क्या मतलब होता है, एक ऐसा चीज, एक ऐसा राइट जो हम लोग के पास है, जो हम लोग से छीना नहीं जा सकता। यहाँ पे सॉवरेन कंट्रोल बोला जाता है, मतलब कि किंग के पास एब्सोल्यूट पावर है, सॉवरेन कंट्रोल है। सॉवरेन कंट्रोल मतलब कि भाई उसको जो मन में आए वो डिसीजन ले सकता है, उसके पास पूरा का पूरा नेशन का कंट्रोल है, और कोई भी सिटीजन उस नेशन का या दूसरा नेशन का उसका ये राइट छीन नहीं सकता। दैट इज व्हाट इज इट, वही एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। ये क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी और क्या, ये तो स्टेट ही होता है ना भाई, मतलब कि वही, यही तो आदत है एनसीईआरटी का। सो बेसिकली क्या कह रहा है, मॉडर्न स्टेट, बेसिकली मॉडर्न स्टेट क्या है, एक ऐसा जगह जहाँ पे जो सेंट्रल पावर है, जो मेन पावर है, जो भी है वहाँ का, जो किंग है या मोनार्क है या जो भी है, उसके पास सॉवरेन कंट्रोल है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर है कोई भी डिसीजन लेने का, कैसे भी कंट्री को गवर्न करने का, जिसके ऊपर सिटीजन्स कुछ नहीं बोल सकते। दैट्स सेंट्रलाइज्ड। हाँ, सो मॉडर्न स्टेट क्या होता है, इट इज अ स्टेट वेयर सेंट्रलाइज्ड पावर, वही किंग मोनार्क जो भी, एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल, सॉवरेन कंट्रोल दैट इज जो मन में आए वो कर सकता है, हम लोग उन लोग को रोक नहीं सकते, ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, एक पर्टिकुलर जगह के। दैट्स क्लियर, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बस आपको दिखा कि भाई इससे पहला जो लेक्चर था उसमें ये कुछ वर्ड्स हो सकता है जो बुक में दिया हुआ है, जो विच में कंफ्यूज यू, जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है। सो आई थॉट जस्ट टू रिवाइज इट। क्लियर है? ओके, नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। ठीक है, सो आज हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ऑलराइट, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। So now let's get started. Okay, so let's start with today's lecture. पर आज का कहानी स्टार्ट करने से पहले चलो कुछ और कहानी जानते। बेसिकली द थिंग इज कि ये भले ही आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम का नहीं है। अगर बोर्ड करेंगे तो इसके बाद हमको जस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए कि भाई फ्रांस का जो आर्मी था वो क्या क्या स्टेप्स लिया था टू ब्रेक यूनिटी अमंग्स्ट द पीपल। बट ये सब समझने के लिए सी, एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि मेरा काम क्या है, मेरा काम है तुम लोग को सब चीज़ समझाना। हिस्ट्री बोरिंग क्यों लगता है, हिस्ट्री बोरिंग इसलिए ना लगता है क्योंकि हिस्ट्री में कुछ समझ में नहीं आता, लगता है कि सब चीज़ बस रटने का है, रटने का है और रटने का है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम ट्राइंग कि तुम लोगों को हम स्टोरी बताएं। हम पहले तुम लोगों को बोले थे कि हम हिस्ट्री तुम लोगों को स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाने वाले हैं कि इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। आई एम गोइंग टू टेल यू द होल स्टोरी, द लॉजिक बिहाइंड व्हाई एवरीथिंग इज हैपनिंग। एंड ये चीज़ तो हम बताएंगे, साथ में हम तुम लोग को ये भी बताएंगे कि ये सारा चीज़ को याद कैसे रखना है इन शॉर्ट वेज। सो जस्ट लीव इट ऑन मी, आराम से अपनी कुर्सियों पे बैठो और आराम से सुनो जो हम बता रहे हैं। आई विल टेल यू माइसेल्फ, हम तुम लोग खुद बता देंगे कि भाई तुम लोग का क्या बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, क्या तुम लोग को याद रखने का ज़रूरत है, हम खुद बताते जाएंगे।
राइट नाउ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट तुम लोग को समझ में तो आना चाहिए कि चल क्या रहा है। सी, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम लोग का अब हम लोग को बात करना है हाँ, सो अब हम लोग को बात करना है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा नाम सुना हुआ तो लग रहा है, हाँ कहीं तो सुने थे, कहीं तो सुन के आए हैं भाई। भाई तुम लोग क्लास 9 का तुम लोग का हिस्ट्री का पहला चैप्टर ही फ्रेंच रेवोल्यूशन था, याद आ रहा है? हाँ, कुछ तो याद आ रहा है। भले हमको पता तुम लोग में से किसी को याद नहीं होगा, वो बस कुछ एलियन प्रजाति होगा जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में याद होगा, वरना मोस्ट ऑफ द जन बस एग्जाम के टाइम पे वो अपेंड करना भूल जाना, किसी को भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कुछ याद होगा नहीं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम तुम लोग को बस कुछ वो पूरा चैप्टर कुछ पढ़ाने नहीं वाले हैं, बस एक छोटा सा स्टोरी के फॉर्म में आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या कैसे कब हुआ, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वो कहानी सुना है जब दादी या मम्मी को बोलते थे कि मम्मी एक कहानी सुना दो ना, और मम्मी का बिल्कुल मन नहीं होता था तो मम्मी क्या बोलती थी? सुनो एक कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कहानी हम लोग का बचपन में सब सुना, सब ये कहानी परफेक्टली सुना। तो चलो अब इसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। द थिंग इज कि यहाँ पे राजा रानी के मरने से पहले और बहुत कुछ हो जाता है। तो अगर हम लोग बात करें यूरोप का, सो टॉकिंग अबाउट यूरोप, समझो बस स्टोरी को सुनो। अगर यूरोप का बात करें तो यूरोप में भी कुछ ऐसा ही कहानी चल रहा था। यूरोप में भी एक था राजा, एक थी रानी, और इतने ही नहीं, ये राजा रानी के थे कुछ चमचे, और इन राजा रानी और चमचों ने मिलके आम प्रजा को जो सताया है, आम प्रजा का जीना मुश्किल कर दिया। पर बेचारी आम प्रजा, आम है ना, उन लोगों को पता ही नहीं था कि भाई उनके पास अधिकार, राइट्स जैसा कुछ होता भी है। उन लोगों ने तो हमेशा से यही कहानी सुना था कि एक था राजा, एक थी रानी, कभी भी एक था प्रजा जैसा कुछ सुना ही नहीं था। उन्हें तो हमेशा से यही पता था कि राजा होता है, रानी होती है, और वो लोग हम लोग के ऊपर अत्याचार करेंगे, यही हम लोग का डेस्टिनी है। अब लोगों को यही लगता था और लोग यही मानते थे। उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि भाई उन लोगों के पास बोलने का भी अधिकार होता है। बस ऐसे ही कहानी चलते गया, और उसके बाद मर गया राजा, मर गई रानी, खत्म कहानी। उसके बाद फिर राजा का बेटा, राजा का बेटा ही तो रंग बनेगा, फिर राजा का बेटा आया, और फिर कहानी फिर से स्टार्ट हुआ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों के चमचे, और इन चमचों और राजा रानी ने मिलकर प्रजा पे किया अत्याचार। प्रजा को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, और उसके बाद मर गया राजा, मर गई रानी, फिर राजा का बेटा आया। यही कहानी चलते गया है पूरा यूरोप में। अगर हम लोग देखें तो 14, 15, 16, 17 सेंचुरी सब में बस यही कहानी चलते आ रहा है, चलते जा रहा था। इतना सारा सेंचुरीज तक यही कहानी चल रहा था। सो बेसिकली अगर हम लोग यूरोप का बात करते हैं तो यूरोप में हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत सेंचुरीज तक जब ये रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म हुआ, ये सब तो भाई 18th 19th सेंचुरी में हुआ है। उससे पहले इतना सारा सेंचुरीज 14, 15, 16, 17, 18, ये सारा सेंचुरीज में अगर हम लोग देखें, सारा सेंचुरीज में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो यूरोप था, यूरोप में मोनार्की चल रहा था। मोनार्की मतलब राजा का रूल। यूरोप में अगर हम लोग देखें तो यूरोप में चल रहा था हम लोग का मोनार्की। मोनार्की मतलब राजा का रूल, जहाँ पे राजा होता था और राजा के पास सारा पावर होता था टू डू व्हाटएवर ही वांट। और राजा के कुछ चमचे होते थे। चमचे कौन है? ये चमचे होते थे भाई चर्चमैन। ये चमचे होते थे चर्चमैन। चर्चमैन कैसे? जैसे इंडिया में अगर हम लोग हिंदुइज्म में बात करें तो हिंदुइज्म में प्रीस्ट्स होते हैं।
वैसे ही अगर हम लोग यूरोप में तो मोस्टली क्रिश्चियनिटी चलता था, तो उस क्रिश्चियनिटी में जो क्रिश्चियंस के जो जैसे इंडिया में हम लोग मतलब हिंदुओं में प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, वैसे ही एक क्रिश्चियंस में भी चर्च में काम करने वाले चर्चमैन लोग होते थे। सो बेसिकली ये जो चर्चमैन थे, चर्चमैन हो गए या फिर नोबल मैन हो गए, नोबल मैन लोग भी होते थे। आई नो मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग। चर्चमैन हो गए, नोबलमैन, नोबलमैन मतलब कि जो राजा का जो हाँ, सो राजा का जो मतलब कि जो पैलेस होता था, वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे, जितने भी मिनिस्टर्स होते थे, सो मिनिस्टर्स बेसिकली किंग के जो भी मिनिस्टर्स होते थे उन्हीं को समझ लो, वही लोग हो गए चर्चमैन और नोबलमैन। सो बेसिकली अगर यूरोप का बात करें, सो यूरोप में बहुत सालों से मोनार्की चल रहा था, और ये मोनार्की चले जा रहा था जहाँ पे एक राजा होता था और राजा के कुछ चमचे, दैट इज उनके नोबलमैन, उनके मिनिस्टर्स, चर्चमैन, ये लोग सब होते थे। और ये लोग सब मिलके जो आम प्रजा, जो सिटीजन्स वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे जितने भी सिटीजन्स रहते थे वो सारे सिटीजन्स के ऊपर रूल कर रहे थे, अपना एब्सोल्यूट पावर का यूज कर रहे थे, उन सभी सिटीजन्स के ऊपर रूल कर रहे थे, जो मन आए वो करते थे, खुद टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, सारा सिटीजन से टैक्स ले रहे हैं, सिटीजन से फ्री में काम करवा रहे हैं, मतलब कि फुल ऑन दादागिरी चल रहा था। सिटीजन्स के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार होता था, जो मन में आए वो लोग वो करवाते थे। और अगर हम लोग बात करें इस प्रजा का, इन सिटीजन्स का, तो भाई जब 3-4 सेंचुरी से यही चलते आ रहा है, जब उन लोगों ने भी वही देखा है, उनके पापा ने भी वही देखा, उनके पूर्वजों ने भी वही देखा, उनके बेटे भी वही देखने वाले हैं, तो ये लोग को क्या लगेगा? ये लोग को तो ऑब्वियसली यही लगेगा ना कि भाई यही उनका, यही चीज़ है, यही एग्जिस्ट करता है, यही लॉ ऑफ नेचर है। दैट इज व्हाट दे फेल्ट लाइक। पहले तो ये जो सिटीजन थे ये एजुकेटेड नहीं थे, इनके पास एजुकेशन नहीं था, इनको पता नहीं था कि भाई फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब नाम का भी कोई चीज़ होता है। ये लोग सब अनएजुकेटेड थे, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, और इन लोगों को लगता था कि भाई ये इनका किस्मत है, ये इनका डेस्टिनी है। इन सभी लोगों को लगता था कि यही इनका डेस्टिनी है, कि इनका जन्म ही हुआ है कि इनके ऊपर जो ये क्या बोलते हैं किंग है, मिनिस्टर्स हैं, वो लोग इनके ऊपर रूल करें। क्योंकि ये लोग हमेशा से, जब से पैदा हुए और अपने जब से जिन लोगों से के साथ रहे, सबसे तो इन्होंने यही सुना है। तो ये जो सिटीजन्स थे, इन सिटीजन्स को यही लगता था कि भाई, पहले तो ये एजुकेटेड नहीं थे, इन लोगों को फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, ऐसा वर्ड से सबके बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये लोगों को तो यही लगता था कि भाई यही एक वर्ल्ड है, यही होता है कि राजा होगा, राजा का चमचा लोग होगा, वो लोग हम लोग के ऊपर रूल करेगा, वो लोग हम लोग को दबाएगा, हम लोग को के ऊपर अत्याचार करेगा, और हम लोग का काम ही है उनका अत्याचार झेलना। हम लोग पैदा ही हुए हैं उनका अत्याचार झेलने के लिए, यही इन लोगों को पता था, क्योंकि ना ही इनके पास एजुकेशन था, और ये लोग हमेशा से वही देखते आ रहे थे। तो बस ऐसे ही कहानी चलते जा रहा था, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि इन लोगों का तो काम ही है अत्याचार को झेलना, तो ये लोग कभी रिवोल्ट भी नहीं किए। ये लोगों को लगता था कि हाँ भाई, राजा का काम है उन लोग पे अत्याचार करना, और ये लोग का काम है ये लोग का अत्याचार झेलना। तो बस इजीली चलते जा रहा था यूरोप में। अभी जो हम लोग आज जो हम लोग ये वर्ड्स का बात करते हैं, राइट टू स्पीक, राइट टू से एनीथिंग वी वांट, राइट्स, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब वर्ड्स का जो हम लोग बात करते हैं, ये क्या हमेशा से एग्जिस्ट किया है? हम लोग तो जब से पैदा हुए, हमारे टीचर्स ने हम लोगों को ये वर्ड सिखा दिया, बट ये वर्ड्स क्या हमेशा से एग्जिस्ट किया? ये प्रिंसिपल्स क्या हमेशा से एग्जिस्ट किया है? नहीं, ये आया है, ये बनाया गया है। कुछ तो लोग होंगे जिन्होंने बनाया कि हाँ भाई फ्रीडम जैसा भी कुछ होता है, इक्वालिटी जैसा भी कुछ होता है, तो ये एक्चुअली था नहीं, इसे बनाया गया। क्लियर?
एंड जब ये सिटीजन्स लोगों को तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था, इन लोगों को लगता था कि राजा है, राजा का काम है हम लोग के ऊपर हम लोग को के ऊपर अत्याचार करना और हम लोग का काम है वो अत्याचार को झेलना। तो आराम से ऐसे ही चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, ये कहानी कंटिन्यू हो रहा था। बट तभी तभी आया फ्रांस में। सो इसी समय अगर हम लोग बात करें 1789 के टाइम पे या 18th सेंचुरी जिसको हम लोग बोलते हैं, जब ये सारा नौटंकी यूरोप में चल रहा था, जब हम लोग का इतने सेंचुरीज से राजा अत्याचार कर रहा है, प्रजा अत्याचार झेल रहा है, ये चल रहा था, तब चलते हैं कहानी यूरोप की कहानी जानते हैं फ्रांस की कि फ्रांस में क्या हुआ। अब फ्रांस में इस कहानी में हुआ बदलाव। अगर हम लोग बात करें फ्रांस का, तो फ्रांस में भी कहानी तो ऐसा ही चल रहा था। अगर हम लोग फ्रांस का बात करते हैं तो फ्रांस में भी कहानी तो यही चल रहा था, सेम स्टोरी चल रहा था कि भाई जो राजा था, राजा और राजा का चमचा लोग, ये लोग सब मिलके प्रजा के ऊपर पूरा का पूरा अत्याचार कर रहा है, जो मन आ रहे वो कर रहे हैं। और सिटीजन्स को लगता है कि भाई इनका डेस्टिनी ही यही है, ये लोग पैदा ही हुए हैं अत्याचार झेलने के लिए, क्योंकि ये लोग के पास ना एजुकेशन था ना दिमाग था। बट तब फ्रांस में, सो फ्रांस में भी यही सेम कहानी चल रहा था। बट तभी फ्रांस में आए कुछ लोग जो थे एजुकेटेड मिडिल क्लास। फ्रांस में आए कुछ लोग जो थे एजुकेटेड, फ्रांस में एक नया क्लास आया जो था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास हमेशा से एग्जिस्ट नहीं किया, हमेशा से अपर क्लास और लोअर क्लास होता था। अपर क्लास जहाँ पे किंग और उनके मिनिस्टर्स हो, और लोअर क्लास जिसमें सिटीजन्स हो। बट फिर जो फ्रांस में जब ये अपर क्लास और लोअर क्लास एग्जिस्ट करता था, इसके बीच में आया मिडिल क्लास। जब ट्रेड स्टार्ट हुआ, ट्रेड हम लोग को पता है राइट, सो जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ तब हम लोग का एक नया क्लास आया जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास, जिससे हम लोग सब बिलोंग करते हैं। तब आया मिडिल क्लास। और आज का मिडिल क्लास का बात करें तो हम लोग को पता है ये मिडिल क्लास ही, हम लोग का इंडिया में मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा पिसाता है, हर चीज़ में मिडिल क्लास ही पिसा है। बट उस समय ये मिडिल क्लास ही हीरो बना। अगर उस समय का बात करें तो उस समय अपर क्लास और लोअर क्लास एग्जिस्ट करता था और बीच में आया मिडिल क्लास। ये वो लोग थे जिनके पास थोड़ा पैसा भी था और एजुकेशन भी था। अब क्योंकि ये लोग एजुकेटेड थे, इन लोगों को पता था कि भाई यहाँ पे तो लोचा चल रहा है। इन लोगों को बहुत, क्योंकि ये लोग एजुकेटेड थे, ये लोगों को अच्छे से पता था कि यहाँ पे लोचा चल रहा है, यहाँ पे राजा ये लोग का काट रहा है और ये लोग अपना कटवा रहा है। इन एजुकेटेड मिडिल क्लास को ये बात बहुत अच्छे से पता था क्योंकि ये लोग एजुकेटेड थे। और इस वजह से ये मिडिल क्लास फिर आगे आया और सारा का सारा सिटीजन्स को समझाना स्टार्ट किया कि भाई तुम लोग का कट रहा है। सबको समझाया कि भाई तुम लोग का कट रहा है, राजा तुम लोग का काट रहा है, तुम लोग का कोई डेस्टिनी नहीं है, तुम लोग के पास अधिकार है, तुम लोग जैसे मन वैसे जी सकता है। ये राजा के पास कोई अधिकार नहीं है तुम लोग को मारने का, पीटने का, तुम लोग से टैक्सेस लेने का, तुम लोग से फ्री में काम करवाने का। तुम लोग अपना कटवा क्यों रहा है भाई, बाहर निकलो, रेवोल्यूशन करो, लड़ो। ये मिडिल क्लास सारा का सारा जितना भी लोग था, जितने भी सिटीजन थे, सबको समझाया और फिर सिटीजन को समझ आया कि हाँ भाई हम लोग अपना ही कटवा रहे थे। और उसके बाद ये मिडिल क्लास सारे के सारे सिटीजन्स के साथ मिल के किया रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब लड़ाई किया, प्रोटेस्ट किया, रेवोल्यूशन किया। ये सब लोग मिलके किए रेवोल्यूशन कि भाई हम लोग अब और अपना नहीं कटवाने देंगे, तुम लोग हम लोग का बहुत साल से काट रहा था, अब हो गया, अब बस खत्म। और फिर ये सारे लोगों ने मिलके किया रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन। लड़े झगड़े, इतना सारा रायट्स हुआ, इतना लड़े, खून खराबा क्या नहीं हुआ। और ये लोग जब रेवोल्यूशन किया और उसके बाद फिर फाइनली मोनार्की, फ्रांस में जो मोनार्की एग्जिस्ट करता था, जहाँ पे किंग रहता था और किंग के पास
पूरा पावर है कि वो उसको जो मन में आए करे। ये मोनार्की हट गया और फ्रांस में आया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। स्पेलिंग देख लेना जो भी। और आया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहां पे पहली बार वर्ल्ड में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, इंडिया के पास अपना संविधान है। ये संविधान का कंसेप्ट कहाँ से आया है? फ्रांस से। फ्रांस में वर्ल्ड में पहली बार, पूरा वर्ल्ड में फ्रांस में पहली बार बना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे राइट्स, जहाँ पे लोगों का अधिकार लिखा गया, जहाँ पे पहली बार इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, राइट्स, ये सब के बारे में बात किया गया कि लोगों के पास भी अधिकार होता है। लोगों के का जन्म बस अत्याचार करवाने के लिए नहीं हुआ है, लोगों के पास भी अधिकार होता है। उन राइट्स को लिखा गया, उन फ्रीडम्स, उन इक्वालिटी की लोग इक्वल हैं, वो सब लिखा गया और बना कॉन्स्टिट्यूशनल। और फ्रांस मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना और फिर रेवोल्यूशन किया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फ्रांस बन गया एक रिपब्लिक। इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फ्रांस बन गया एक रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या? रिपब्लिक मतलब जहाँ पे सिटीजन्स खुद गवर्न करें। मोनार्की में क्या होता था? मोनार्की में किंग होता था। मोनार्की में क्या होता था? मोनार्की में किंग होता था। किंग और उसके मिनिस्टर्स के पास एब्सोल्यूट पावर होता था कि वो लोगों को जो मन में आए करे। और उस अब आ गया रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब कि जहाँ पे सारा का सारा जो अब किंग जाए या गया बाहर में, किंग के मिनिस्टर्स गए बाहर में, अब आया प्रजा का राज। अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। अब आया प्रजा का राज, जहाँ पे अब सिटीजन्स लोग मिलके, वो लोग सब मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, सारे सिटीजन्स को इक्वालिटी मिला, सारे सिटीजन्स मिलके गवर्नमेंट बनाए और फ्रांस में रूल करना स्टार्ट किए, जहाँ पे अब लोगों के पास अधिकार आ गया। ये हुआ फ्रांस। और जब ये सब फ्रांस में हुआ, जब फ्रांस में रिपब्लिक आ गया, जब फ्रांस में लोगों के पास राइट मिल गया, फ्रांस में पहली बार लोगों को राइट मिला, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब का मतलब समझ में आया लोगों को, फ्रांस मोनार्की से रिपब्लिक बन गया। मतलब कि अब फ्रांस में लोग अपने आप को रूल कर रहे थे। लोगों ने वहां पे अपना नेशनल असेंबली बनाया। नेशनल असेंबली, जितने भी लोग थे उन सभी लोगों ने मिलकर वहां पे नेशनल असेंबली बनाया। जैसे कि पहले तो किंग होता था, वो जैसे मन करे रूल कर रहा है, अब सारे लोगों ने मिलकर नेशनल असेंबली बनाया। नेशनल असेंबली इन द सेंस यू कैन से पार्लियामेंट। सभी जैसे इंडिया में हम लोग का लोकसभा राज्यसभा होता है, लोकसभा क्या है? पार्लियामेंट है ना। वैसे ही फ्रांस का नेशनल असेंबली पार्लियामेंट था, समझ। सारे के सारे लोगों ने मिलकर नेशनल असेंबली बनाया कि अब हम लोग का ये नेशनल असेंबली ही पूरा का पूरा कंट्री को गवर्न करेगा। और फ्रांस से ही फिर फ्रांस में लोगों को समझ में आया, फ्रांस में आया ये वर्ड्स, इन वर्ड्स का मतलब समझ में आया, ये वर्ड्स आया फ्रीडम। फ्रांस में समझ में आया लोगों को कि भाई फ्रीडम क्या होता है, राइट्स क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, कि भाई हम लोग पैदा नहीं हुए हैं अपना कटवाने के लिए, हम लोग के पास भी हक है। ये चीज हुआ फ्रांस में। और जब फ्रांस में ये सब हुआ, इसके बाद फिर ये सारा बात धीरे धीरे, हम लोग को पता है कि भाई बात कितना जल्दी फैलता है, धीरे धीरे ये सारा का सारा बात पूरा यूरोप में फैलना स्टार्ट हुआ। पूरा यूरोप में लोगों को पता चला कि भाई ऐसा भी होता है। जो यूरोप में, ये सब तो फ्रांस में हो रहा था, अब जो यूरोप था, यूरोप में भी वही सेम चीज चल रहा था। यूरोप में भी जो राजा है, राजा लोगों का काट रहा है और लोग अपना कटवा रहे थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि भाई यही हम लोग का डेस्टिनी है, यही हम लोग का किस्मत है। पर जब लोगों के पास ये बात पहुंचा कि भाई ऐसा भी हो सकता है, हम लोग के पास भी राइट्स हो सकता है, हम लोग के भी इक्वल हो सकता है, हम लोग के पास भी फ्रीडम हो सकता है, भाई ऐसा भी हो सकता है, हम लोग भी रिपब्लिक बन सकते हैं,
हम लोग ये ऑपरेशन ये सब ऐसा नहीं कि ये हम लोग के ऊपर डाल दिया गया है कि हम लोग जब से पैदा हुए हैं, मतलब हम लोग पैदा ही हुए हैं अपने राजा से का अत्याचार झेलने के लिए। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, हम लोग के पास भी अपना राइट्स है। ये लोगों को समझ में आना स्टार्ट हुआ पूरा यूरोप में, धीरे धीरे पूरा का पूरा यूरोप में लोगों को ये बात पता चलना स्टार्ट हुआ। और एक्चुअली जो फ्रांस के जो लोग थे ये लोग भी यूरोप का अलग अलग देश में जाना स्टार्ट किया और लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि तुम लोग को अत्याचार झेलने का कोई जरूरत नहीं है, राजा का निकाल फेंको उसको, अपना सरकार बनाओ। और फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा यूरोप में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। So that is the whole story. That is how it has all happened. So अगर हम लोग जब भी बात करते हैं ना रेवोल्यूशन का या नेशनलिज्म का, सबसे पहले जो कंट्री हम लोग का दिमाग में आना चाहिए वो होता है फ्रांस, क्योंकि सारा का सारा चीज फ्रांस से ही स्टार्ट हुआ है। राइट्स, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारा वर्ड का मतलब भी हम लोग को फ्रांस से ही पता चला है। सो देयरफॉर जब भी हम लोग नेशनलिज्म, रेवोल्यूशन ये सब के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट फ्रांस। क्लियर है? तो भाई स्टोरी अब बहुत हो गया, स्टोरी तो समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। सो यस, स्टोरी तो अब बहुत हो गया। अब वापस चलते हैं अपना चैप्टर पे, नेशनलिज्म इन यूरोप। सो जब हम लोग बात कर रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म कैसा है, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? फ्रांस के बारे में ऑब्वियसली। ओके, आई एम रियली सॉरी गाइज, एक्चुअली हम पढ़ाते चले गए और पता ही नहीं चला कब बीच में वीडियो कट हो गया। सो यस, आई हैव टू अगेन स्टार्ट, जहाँ पे वीडियो कट हुआ वहीं से फिर से स्टार्ट करना था ही, बट आई हैव ऑलरेडी रब्ड ऑल दिस, उसके जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगा वो फिर से लिख ली है। सो फाइन, लेट्स स्टार्ट। आफ्टर ऑल बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बेसिकली हम क्या बताए थे तुम लोग को, हम क्या बता रहे थे कि भाई अब हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर हम लोग का, वी आर कमिंग बैक टू आवर चैप्टर। पूरा का पूरा स्टोरी समझ में आ गया, ये पूरा स्टोरी समझ में आ गया। नाउ वी आर गेटिंग बैक टू द चैप्टर। हम लोग कर रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप का बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली कौन सा कंट्री हम लोग का सबसे पहले दिमाग में आएगा? दैट इज नथिंग बट फ्रांस। सबसे पहले फ्रांस में ही नेशनलिज्म हुआ होगा और उसके बाद पूरा का पूरा यूरोप में नेशनलिज्म हुआ होगा। तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में कौन सा कंट्री आएगा? दैट इज नथिंग बट फ्रांस। फ्रांस में ही सबसे पहले नेशनलिज्म हुआ होगा और उसके बाद फिर पूरा का पूरा यूरोप में नेशनलिज्म हुआ, राइट? सो दैट इज देयर। सो हम जो तुम लोग को बताए कि एक्चुअली क्या हुआ थोड़ा था, फ्रांस में हम लोग का मोनार्की था। फ्रांस का अगर हम बात करें तो फ्रांस में क्या था भाई, ये जो हम तुम लोग को बताए कि भाई फ्रांस में क्या था पहले, फ्रांस में पहले था मोनार्की, किंग था, किंग का मिनिस्टर था, जो लोग के पास एब्सोल्यूट पावर था कि भाई जैसे रूल करना है वो लोग रूल कर रहा था, लोगों के ऊपर जिस तरह से मन करे रूल करता। तो फ्रांस में क्या था? फ्रांस में था मोनार्की, किंग, मिनिस्टर्स, वो लोग के पास एब्सोल्यूट पावर था कि जैसे मन वैसे रूल करे। मतलब कौन सा स्टेट था फ्रांस? फ्रांस था, यस, फ्रांस था हम लोग का मॉडर्न स्टेट। फ्रांस एक्चुअली पहले मॉडर्न स्टेट था, जैसे यूरोप का सारा जगह मॉडर्न स्टेट था, वैसे फ्रांस भी पहले क्या था? फ्रांस भी पहले मॉडर्न स्टेट था, जहाँ पे किंग के पास एब्सोल्यूट पावर था टू डू व्हाटएवर ही वांट, और जितने भी सिटीजन्स रह रहे थे वो सिटीजन्स बस रह रहे थे, जी रहे थे, उन लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। उन लोगों सब लोग अपना अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स बोल रहा है। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड डायलेक्ट्स? डायलेक्ट्स मतलब कि रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे कि इंडिया का अगर हम लोग बात करें, इंडिया में मोस्टली हिंदी बोला जाता है या इंग्लिश बोला जाता है या बंगाली और वो सब बोल सकते हैं, बट देयर आर सम रीजनल लैंग्वेजेस। भोजपुरी हो गया, फिर भोजपुरी का भी बहुत सारा अलग अलग होता है, मारवाड़ी हो गया। सो ये सारा जो होता है भोजपुरी, मारवाड़ी, ये सारा जो होता है इन सबको बोलते हैं डायलेक्ट्स। यहाँ पे और भी बहुत सारा उड़िया और क्या क्या अलग अलग लैंग्वेजेस बोला जाता है, ये रीजनल लैंग्वेजेस को डायलेक्ट्स बोलते हैं। ये वर्ड हम क्यों बोले ये तुम लोगों को बाद में समझ में आएगा।
बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस में चल रहा था मॉडर्न स्टेट, और मॉडर्न स्टेट चल रहा था फ्रांस में, और जितने भी लोग थे, जितने भी सिटीजन थे, उन लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग कल्चर फॉलो करते थे, कोई यूनिटी कुछ नहीं था, बस वो लोग जी रहे थे। और उन लोगों को पता था कि वो लोगों का जीने का मकसद ही है कि वो लोग के ऊपर मोनार्की रूल करेगा, कि किंग वो लोगों को के ऊपर अत्याचार करेगा, वो लोग का काम ही है अत्याचार करवाना खुद के ऊपर, यही मानना था सिटीजन का। बट उसके बाद आया हम लोग का एजुकेटेड मिडिल क्लास, और ये एजुकेटेड मिडिल क्लास आया और ये लोगों को समझाया कि भाई तुम लोग का कट रहा है, राजा तुम लोग का काट रहा है, तुम लोग क्यों खुद का कटवा रहे हो। ये एजुकेटेड मिडिल क्लास आया और लोगों को समझाया कि भाई तुम लोग के पास भी अधिकार नाम का चीज है, कोई तुम लोग पैदा नहीं हुआ है अपने ऊपर अत्याचार करवाने के लिए, यू ऑल्सो हैव राइट्स। ये एजुकेटेड मिडिल क्लास सिटीजन्स को समझाया, राइट। ये ही एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों को समझाया कि भाई तुम लोग सब एक है, तुम लोग सब भले ही अलग अलग लैंग्वेजेस बोलता है, अलग अलग ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करता है, बट तुम लोग सब एक है, तुम लोग सब में यूनिटी है, अपने अंदर का वो यूनिटी बाहर लाओ। तुम लोग सब एक है, तुम लोग के अंदर यूनिटी है, तुम लोग सब एक नेशन को बिलोंग करता है, तुम लोग का नेशन है फ्रांस, तुम लोग उस नेशन को बिलोंग करता है, तुम लोग को उस नेशन को, तुम लोग को नेशन को बिलोंग करता है, और तुम लोग के पास पूरा राइट्स है। तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग लाया। तो सबसे पहले नेशनलिज्म कहाँ हुआ? सबसे पहले नेशनलिज्म हम लोग का फ्रांस में हुआ। लोगों को समझ में आया कि हाँ भाई हम लोग सब एक ही कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। पहले तो लोग बस जी रहे हैं, उन लोग को फ्रांस जैसा कोई देश है या हम लोग सब उस देश में रह रहे हैं वैसा कुछ नहीं पता था। फिर जब एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों को समझाया तब लोगों में वो नेशनलिज्म का फीलिंग आया कि हाँ भाई हम लोग सब भले ही अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करते हो, पर हम लोग सब एक है, हम लोग सब एक नेशन को बिलोंग करते हैं। एंड हम लोग क्यों का नेशन है फ्रांस, और इस फ्रांस को हम लोग को ये मोनार्की से बाहर निकालना है। और उसके बाद फिर ये लोग सब मिलके रेवोल्यूशन किए, ये लोग सब मिलके क्रांति किए, रेवोल्यूशन किए, और उसके बाद फिर जो ये फ्रांस था ये मोनार्की से बन गया हम लोग का रिपब्लिक। और जब ये रिपब्लिक बना तो फिर यही सिटीजन सब मिलके अपना नेशन के लिए, क्योंकि अब इन लोग में नेशनलिज्म का फीलिंग आ चुका था, तो यही सिटीजन्स मिलके अपना नेशन के लिए बनाए कॉन्स्टिट्यूशन, अपना नेशन के लिए बनाए पार्लियामेंट, जो हम बताए थे ना, जो था नेशनल असेंबली। सो इस तरह से हम लोग जो बनाए नेशनल असेंबली, सो इस तरह से नेशनलिज्म आया। सो सबसे पहली बार पूरा यूरोप में नेशनलिज्म आया हम लोग का फ्रांस। सो बेसिकली अब स्टोरी बहुत हो गया, अब हम लोग आते हैं मेन बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू पे। सी अगर हम बोले द थिंग इज कि भाई ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था ये लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग कैसे लाया, कैसे लोगों को रियलाइज करवाया कि भाई तुम लोग सब एक ही जगह को बिलोंग करता है, तुम लोग सब में कोई यूनिटी है, ये यूनिटी कैसे लाया ये मिडिल क्लास लोगों के बीच में। अब ऐसा तो नहीं है कि मिडिल क्लास गया होगा एक एक इंसान के पास और बोला होगा अरे भाई भले ही तुम मारवाड़ी बोलता है, भले ही तुम राजस्थानी बोल रहे हो, भले ही तुम उड़िया बोल रहा है या तुम बंगाली बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग सब एक है, चलो चलो गला मिलो, हाथ मिलाओ। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग एक एक जन को जाके बोल रहा है कि नहीं भाई तुम लोग फ्रांस पर बिलोंग कर रहे हैं, तुम लोग सब एक ही नेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तुम लोग सब एक ही है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। ऑब्वियसली ये लोग कुछ ना कुछ स्टेप्स लिया होगा, कुछ ना कुछ स्टेप्स लिया होगा। ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है और इनको हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज भी बोलते हैं। ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है दे आर ऑल्सो नोन एज फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, क्योंकि यही तो मेन क्रांतिकारी थे, इन्हीं लोगों ने क्रांति लाया, रेवोल्यूशनरीज। कभी भी मेरा स्पेलिंग के ऊपर नहीं जाना। ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था यही थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, यही तो क्रांतिकारी थे। ये अगर नहीं होता तो फ्रांस में कभी रेवोल्यूशन आता नहीं। सो
फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज बोले या एजुकेटेड मिडिल क्लास एक ही बात है। सो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, इन लोगों ने जब लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट कैसे किया, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ किया होगा, बहुत सारा स्टेप्स लिया होगा, बहुत सारा चीज़ किया होगा कि लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ हम लोग एक ही नेशन से बिलोंग कर रहे हैं और एक फ्रांस जैसा कोई नेशन है जिसके हम लोग सिटीजन्स हैं। सो अब हम लोग पढ़ेंगे that what were the steps taken by the French revolutionaries to unite the people। ये है हम लोग का मेन बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। ये पूरा का पूरा स्टोरी जो बैकड्रॉप में चला, ये तो बस तुम लोग को समझाने के लिए था कि क्या कैसे क्यों हो रहा है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, और ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली हम लोग का एग्जाम में बहुत बार आता है, तुम लोग का प्री बोर्ड में बोर्ड में ये आता ही है, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का पूछ ही लेता है कि व्हाट वर द क्वेश्चन सो व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू यूनाइट द पीपल। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज मतलब ये एजुकेटेड मिडिल क्लास, ऐसा क्या क्या स्टेप्स लिया था लोगों को यूनाइट करने के लिए, लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट करने के लिए। सो अब हम लोग उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, ये तो बस तुम लोग को समझाने के लिए था। क्लियर है? सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द स्टेप्स एंड टू बी ऑनेस्ट वो स्टेप्स बहुत ईजी है याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 5 स्टेप्स याद रखो एनफ। So now I will talk about all those steps। ठीक है, ये जो हम बोलेंगे यही हम लोग का बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग का बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, इवन जब हम बोर्ड दिए थे तब भी ये क्वेश्चन आया था। कोई ना कोई सेट में क्वेश्चन आ ही जाता है एंड एटलीस्ट हम लोग को 3 या 5 पॉइंट में लिख के आना होता है। सो देयरफॉर एटलीस्ट 5 या 6 पॉइंट्स अगर याद रखें देन दैट्स मोर देन एनफ, और इसी के साथ 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। सो दैट इज देयर, सिंपली इतना ही याद रखना है। ये जो हम फ्लो चार्ट बना के दिए हैं, इस फ्लो चार्ट को अपना कॉपी में बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर यू वांट एंड जस्ट रिमेंबर दिस फ्लो चार्ट, दैट्स एनफ। क्लियर है? ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। सो टॉकिंग अबाउट कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी से, दैट इज जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, वो लोग ऐसा क्या स्टेप्स लिया, कैसे लोगों को समझाया, क्या स्टेप्स लिया जिससे लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ भाई हम लोग सब एक है, हम लोग सब में यूनिटी है, हम लोग सब एक नेशन को बिलोंग करते हैं। सो उन स्टेप्स के बारे में हम लोग को बात करना है। सो टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स, सी स्टेप्स बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है, सिंपली बस बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले क्या हो, देखो जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको क्या करना था, उनको लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट करना था, दैट इज लोगों में यूनिटी लाना था और उन लोगों को फील कराना था कि हाँ भाई वो लोग सब एक नेशन से बिलोंग कर रहे हैं। सो उसके लिए क्या करना होता है, एक नेशन में क्या होता है, एक नेशन के पास उसका नेशनल फ्लैग होता है, उसका नेशनल एंथम होता है, उसका नेशनल लैंग्वेज होता है, उसका अपना पार्लियामेंट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है जो सबके लिए इक्वल राइट्स, इक्वल सिस्टम बनाए, दैट इज व्हाट इज देयर। अगर इंडिया का बात करें, सो इंडिया में क्या है, इंडिया एक नेशन है और हम लोग सब इंडियंस हैं, हम लोग सब में वो नेशनलिज्म का फीलिंग है। अगर हम लोग बात करें, सी इंडिया से रिलेट करना ना बहुत इजी हो जाता है, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज ट्राई कि हम तुम लोग को इंडिया का एग्जांपल दें, क्योंकि वी आर इंडियंस, वी नो। सो द थिंग इज कि हम तुम लोग को पहले ही बोले थे कि हम लोगों के अंदर, हम इंडियंस के अंदर भी वो नेशनलिज्म का फीलिंग है। अब कब ये नेशनलिज्म का फीलिंग दिखता है, सी जब भी हम लोग का देश का तिरंगा लहराया जाता है, जो हम लोग का इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग है, जब भी हम लोग का देश का वो तिरंगा लहराया जाता है तब हम लोग का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, तब हम लोग को लगता है हाँ भाई ये मेरा देश है, इतना अच्छा लगता है। जब भी हम लोग का इंडिया का नेशनल एंथम या फिर नेशनल सॉन्ग गाया जाता है, वंदे मातरम गाया जाता है या फिर हम लोग का नेशनल सॉन्ग गाया जाता है, तब हम लोग का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, तब हम लोग को वो नेशनलिज्म का फीलिंग आने लगता है अंदर से। हम लोग सब इंडिया में, हम लोग सबके पास अपना अलग अलग लैंग्वेज है,
हम मारवाड़ी बोलेंगे तो तुम लोग में से कोई बंगाली बोलेगा, कोई उड़िया बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा, और सबका इंडिया में इतना सारा लैंग्वेजेस बोला जाता है, इतना सारा लैंग्वेजेस, देयर आर सो मेनी, मतलब कि 22 तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस और पता नहीं कितना सारा और लैंग्वेजेस इंडिया में बोला जाता है। बट द थिंग इज कि जब भी हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जब भी अलग रीजन के लोगों से हम लोग मिलते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलना या इंग्लिश तो हटा दो, हम लोग हिंदी बोलना प्रेफर करते हैं। एंड ये जो लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा यूनिटी क्रिएट करता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं, तुम कोई और लैंग्वेज बोल रहे हो, कोई और कोई लैंग्वेज बोल रहा है, हम लोग सब एक दूसरे का फीलिंग्स इमोशंस को नहीं समझ में पाएंगे। ये नहीं समझ आएगा कि वो क्या बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, नहीं समझ में आएगा। एक दूसरे का फीलिंग ही जब नहीं समझ पाएंगे तो एक दूसरे से रिलेट कैसे कर पाएंगे। मे भी हो सकता है कि हम लोग सब एक ही बात बोल रहे हो, बट क्योंकि हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो लैंग्वेज एक्चुअली बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। बट वहीं पे अगर हम भी हिंदी बोल रहे हैं, ये भी हिंदी बोल रहा है और ये भी हिंदी बोल रहा है, तो हम लोग सब एक दूसरे से आराम से कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे, एक दूसरे से बात कर पाएंगे और आराम से डिस्कस कर पाएंगे, तो तब वो फीलिंग ऑफ यूनिटी आता है। लैंग्वेज एक्चुअली यूनिटी क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इंडिया में भी अगर हम लोग देखें तो क्या है, हम लोग का 40% इंडियंस ऑलमोस्ट हिंदी बोलते हैं। हम लोग जब भी अलग एक दूसरे से मिलते हैं तो हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो ये भी एक तरह से यूनिटी क्रिएट करता है। उसके बाद फिर इंडिया में अगर हम लोग देखें तो इंडिया में हम लोग का पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा है, जो हम लोग का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो सबके लिए इक्वल राइट्स, इक्वल लॉज बनाता है। ऐसा कुछ है क्या कि कोई लॉ हम लोग का पार्लियामेंट में बना, कोई लॉ हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है पर तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? ऐसा तो नहीं होता ना। कोई भी लॉ अगर बन रहा है तो वो हम लोग सब के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है। और इस वजह से फील होता है कि भाई भले ही हम हाई कास्ट के हो या तुम लो कास्ट के हो या किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, पर हम लोग सबके लिए इक्वल लॉज, इक्वल राइट्स हम लोग सबको मिला है। दैट मीन्स हम लोग सब इक्वल है, तो वो एक यूनिटी का फीलिंग जनरेट करता है। दैट इज व्हाट इज। हम लोग का एक नेशनल पार्लियामेंट है, दैट इज आवर पार्लियामेंट। हम लोग का नेशनल पार्लियामेंट है, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा, ये सब है जो हम लोग के लिए डिसीजंस लेता है। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें भारत माता के बारे में, हम पहले भी बात की थी राइट। जब हम लोग बोलते हैं भारत माता, या फिर हम लोग बचपन में हमेशा भारत माता का पिक्चर बनाए, हिंदी का स्पेशली बुक में क्लास 6-7 आई रिमेम्बर कि पहला जो पोम होता था, चैप्टर ही पहला पोम होता था भारत माता की। सो भारत माता जब हम लोग बोलते हैं, वंदे मातरम, भारत माता स्पेसिफिकली जब भारत माता बोलते हैं तो हम लोग रिलेट कर पाते हैं उनसे, तब वो नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का जो इंडिया है, इंडिया को हम लोग एज अ माता प्रेफर करते हैं, भारत माता। हम लोग देश को, हम लोग जो धरती है, धरती माता रेफर करते हैं, मदरलैंड माना जाता है ना। सो दैट इज समथिंग व्हिच क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। उसके बाद फिर अगर हम बात करें हम लोग का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था लोगों को। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसा तो नहीं है कि वो लोग आसानी से इंडिया को बिना स्ट्रगल किए फ्रीडम मिल गया। हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि कितना सारा, मतलब कितने सालों तक फ्रीडम फाइटर्स ने कितना स्ट्रगल किया है हमारे देश को आज़ाद कराने। ये चीज़ हम लोग सबको पता है। तो जब ये सब होता था तो ऑब्वियसली बहुत बार होता था जब लोग जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे वो लोग थक जाते थे, वो लोगों को नहीं समझ आता था अब आगे क्या करें, वो लोग थक जाते थे। तब उन लोग में करेज कौन लाता था? तब उस समय पोयम्स गाया जाता था, पोयम या पोम जो बोलना है बोलो, पोयम्स गाया जाता था, या फिर हम लोग का सॉन्ग्स, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जो देशभक्ति के गीत होते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जब ये पैट्रियोटिक सॉन्ग हम
हम लोग गाते हैं, कोई भी देशभक्ति का गीत गाते हैं, कोई भी पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं, कितना अच्छा लगता है, वो नेशनलिज्म को फीलिंग जनरेट करता है। जब हम लोग सब मिल के 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को हम लोग मिल के अपने जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, सबको याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों के लिए उनको सलामी देते हैं, उन सबको याद करते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो हमारे लिए अपना जान कुर्बान कर रहे हैं, वो हम लोग सब के लिए वहाँ पे बॉर्डर में फाइट कर रहे हैं, तब फील होता है हाँ भाई ये मेरा देश है। So these are a few small things ना भाई, ये तो लॉजिकल है पूरा, इसमें कुछ याद करने का चीज़ है, ये तो पूरा लॉजिकल है। यही सब छोटा छोटा चीज़ होता है ना जो हम लोग को फील कराते हैं कि हाँ ये मेरा देश है या मेरे को मेरा देश के लिए कुछ करना है। जब देशभक्ति का आग अंदर में जलता है, यही ना कुछ चीज़ से होता है। क्या क्या? जब हम लोग देश का, अपना भारत का तिरंगा लहराते हैं, जब भारत का नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग गाते हैं, जब हम लोग सब मिल के ये पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, देशभक्ति के गीत गाते हैं, जब हम लोग सब मिलके हम लोग के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों को याद करते हैं, जब हम लोग सब मिलके बोलते हैं कि हम लोग भारत माता के बारे में बात करते हैं, वो तब ये है ना कुछ चीज़ जिस वजह से हम लोग का में वो नेशनलिज्म का फीलिंग आता है। सो यही सारा चीज़ का यूज़ एक्चुअली उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज में भी किया था। एक चीज़ हम पहले क्लियर कर चुके हैं, वही एजुकेटेड मिडिल क्लास को ही फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज बोला जा रहा है। उन लोगों ने भी उस समय लोगों में यूनिटी क्रिएट करने के लिए, लोगों में नेशनलिज्म, राष्ट्रभक्ति का फीलिंग क्रिएट करने के लिए उस समय भी इन लोगों ने यही सारा स्टेप्स का यूज़ किया। वो लोगों ने भी क्या किया? उन लोगों ने भी पहले तो फ्रांस का अपना नेशनल फ्लैग बनाया। पहले मोनार्की था, मोनार्की का अपना रॉयल फ्लैग था, वो सब हटा के फ्रांस का अपना नेशनल फ्लैग बनाया गया। सबसे पहले उन लोगों ने सबने मिलके फ्रांस का अपना नेशनल फ्लैग बनाया। एंड जो भी वही जैसे इंडिया का फ्लैग है वैसे ही उन लोगों ने भी मिलके फ्रांस का अपना नेशनल फ्लैग बनाया। जैसे कि इंडिया में हम लोग सब ऑलमोस्ट सब हिंदी बोलते हैं, जब सब एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, एक नेशनल लैंग्वेज, भले ही हिंदी हम लोग का नेशनल लैंग्वेज नहीं है बट समहाउ तो मानते हैं ना। सो जैसे हर देश का अपना नेशनल लैंग्वेज होता है जो ऑलमोस्ट उस देश के सारे लोग बोलते हैं, जिस वजह से सब यूनाइटेड फील करते हैं, तो वही काम फ्रांस में भी किया गया। फ्रांस में भी जितने भी सारे लोग थे वो लोग सब अपना जो भी रीजनल लैंग्वेजेस बोलते थे। हम तुम लोगों को बताए थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डायलेक्ट्स का मतलब। डायलेक्ट्स क्या होता है? डायलेक्ट्स होता है रीजनल लैंग्वेजेस, कि भाई हर जगह पे, पहले फ्रांस में क्या हो रहा था कि हर जगह पे सब लोग अपना अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं और इस वजह से कोई भी लोग एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे थे। तो जितना भी रीजनल डायलेक्ट्स था उसको डिस्करेज किया गया। ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स थे उसको ये लोग डिस्करेज किए और फ्रांस का अपना नेशनल लैंग्वेज लाए, दैट इज फ्रेंच। और सबको बोले कि आप लोग सब फ्रेंच बोलिए। अगर सब लोग मिलके फ्रेंच बोलेंगे तो वो लोग में ऑब्वियसली यूनिटी फील होगा, वो लोगों को कॉमन फील होगा कि हाँ हम लोग सब एक ही हैं। सो फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया और जितना भी रीजनल डायलेक्ट्स था उसको डी प्रमोट किया गया। उसके बाद जैसे हम बोलते हैं, जो हम बोले पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, जैसे कि इंडिया में भी जब हम लोग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हैं, जब हम लोग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हैं, अपने सोल्जर्स, अपने रेवोल्यूशनरीज को याद करते हैं, तो हम लोग को एक अंदर से फीलिंग आता है ना। वही सेम काम यहाँ पे भी किया गया। हिम्स का मतलब क्या होता है? हिम्स का एक्चुअल मतलब तो होता है भजन। अगर बात करें तो हिम्स का एक्चुअल मतलब भजन होता है, बट यहाँ पे पेट्रियोटिक हिम्स लिखा हुआ है, मतलब वही राष्ट्रभक्ति के जो गीत हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स को ही हिम्स रेफर किया गया है यहाँ पे। सो वहाँ पे भी जो रेवोल्यूशनरीज थे उन लोगों ने भी पेट्रियोटिक, वो लोग भी पेट्रियोटिक हिम्स गाते थे, दैट इज पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते थे, to create that feeling of nationalism among the people.
ओथ्स लिया गया कि भाई हमको अपना देश को आज़ाद कराना है, ये मेरा देश है। जैसे इंडिया में हम लोग बोलते हैं ना, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वैसे ही ओथ्स लिया जाता था वहाँ पे। ओथ्स लेना स्टार्ट किया गया कि लोग ओथ्स ले रहे हैं। ओथ्स मतलब क्या? ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वैसे ही वहाँ पे भी लोग ओथ्स लेना स्टार्ट कर दिए। इस वजह से, इस तरह से वो नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट किया गया। उसके बाद यहाँ पे भी जो हम लोग के मार्टियर्स थे, they were commemorated। अब भाई हम ये क्या लिख दिए? मार्टियर्स मतलब शहीद। जो लोग शहीद हुए उनको मार्टियर्स बोला जाता है। और कमेमोरेटेड मतलब याद करना, उनको याद करना। सो मार्टियर्स कमेमोरेटेड। जैसे इंडिया में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने सोल्जर्स को, अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, जो हम लोग का उनको याद किया जाता है, उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी किया जाने लगा। जितने भी मार्टियर्स थे, जितने भी शहीद थे, उन सबको कमेमोरेट किया जाता था, उन सबको याद किया जाता था, ये किया जाने लगा। उसके बाद फिर आया हम लोग का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बन गया। जैसे इंडिया में हम बताएं कि हम लोग का एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो सबके लिए इक्वल राइट्स, इक्वल लॉज बनाता है, जिस वजह से सब लोगों को यूनिटी, इक्वालिटी फील होता है। भले ही वो लोग कोई भी रिलीजन, किसी भी चीज़ से बिलोंग कर रहे हो। वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे भी लोगों को, यहाँ पे भी जो हम लोग का फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया कि भाई सभी जितने भी लोग फ्रांस में रह रहे हैं, जितने भी फ्रेंच सिटीजन्स हैं, सबके लिए एक ही लॉ बनेगा, एक ही फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स दिया जाएगा। कोई भी ज़्यादा बड़ा या कम नहीं होगा, जिस वजह से लोगों में इक्वालिटी आया। लोगों को फील हुआ कि हम लोग सब इक्वल हैं। हम लोग पहले ही बात कर चुके कि फ्रांस में क्या हुआ। फ्रांस में मोनार्की को हटा के रिपब्लिक लाया गया। पहले जो किंग सारा डिसीजंस ले रहा था, और ये हटा के रेवोल्यूशन हुआ और रिपब्लिक आया। और जब रिपब्लिक आया तो फ्रांस के सारे लोगों ने मिलके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया कि सबके लिए अब इक्वालिटी होगा। पहले जहाँ पे राजा के पास ज़्यादा राइट्स और लोगों के पास कोई राइट्स नहीं होता था, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। सब लोगों के पास इक्वल राइट्स होगा। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा जो सब लोगों के लिए इक्वल लॉज बनाएगा, जिस वजह से लोगों को फील हुआ कि हाँ भाई वो लोग सब इक्वल हैं। और सभी लोगों ने मिलके नेशनल असेंबली बनाया, दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस। कि फ्रांस का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपना नेशनल असेंबली बनाया। फिर लाया गया कंसेप्ट ऑफ ले सिटोयन एंड ला पैट्री। अब ये क्या होता है, ला पैट्री और ले सिटोयन? सी, ला पैट्री और ले सिटोयन एक्चुअली दोनों फ्रेंच वर्ड है। ला पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड। ला पैट्री का मतलब इंग्लिश में होता है फादरलैंड। जैसे इंडिया में हम लोग बोलते हैं, इंडिया में हम लोग धरती को क्या बोलते हैं? धरती माता। हम लोग अपना जो इंडिया है उसको भारत माता, धरती माता जैसे रेफर करते हैं, मदरलैंड बोला जाता है। वैसे ही फ्रांस में जो पूरा का पूरा फ्रांस था उसको फादरलैंड बोला जाने लगा। हम लोग जब धरती माता या फिर भारत माता बोलते हैं तो एक इमोशनल फीलिंग होता है, कनेक्शन फील होता है। वैसे ही फ्रांस में भी फादरलैंड का कंसेप्ट लाया गया कि भाई हम लोग का जो पूरा देश है, फ्रांस का पूरा देश को एक फादरलैंड के जैसे रेफर किया जाने लगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ला पैट्री। और ले सिटोयन मतलब कि सिटीजन्स। ले सिटोयन मतलब सिटीजन्स। पहले क्या होता था, पहले फ्रांस में हम लोग का सबको मिस्टर, मिसेस, ये सब वर्ड से डिनोट किया जाता था, ये सब वर्ड से एड्रेस किया जाता था। जितने भी बड़े बड़े लोग, किंग्स एंड मिनिस्टर्स होते थे, उन सबको बोला जाता था मिस्टर, मिस्ट्रेस। तो ये सबको हटा के अब लाया गया कंसेप्ट ऑफ ले सिटोयन, दैट इज अब जितने भी लोग फ्रांस में रह रहे हैं सब इक्वल है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। तो सब लोगों को सिटीजन बोला जाएगा। कोई को भी मिस्टर, मिसेस, मिस ये सब से डिनोट नहीं किया जाएगा, ये सब से एड्रेस नहीं किया जाएगा। सब लोग सिटीजन है, विच वाज शोइंग कि सब लोग इक्वल है। सो दैट इज समथिंग विच वाज डन।
क्लियर है? सो ये सारा स्टेप्स हम लोग के फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज लिए टू क्रिएट दैट फीलिंग ऑफ यूनिटी, टू क्रिएट दैट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंगस्ट द पीपल। एटलीस्ट 5 याद रखने से इट्स एनफ, 5 याद रखो इट्स एनफ। हम टोटल 6 लिखे हैं, एक्चुअली कुछ कुछ और भी है। वही हमारी एलियन प्रजाति, अगर वो लोग एक्स्ट्रा याद कर रखना चाहते हैं तो वो लोग याद रख सकते हैं कि भाई क्या किया गया, और हम लोग का जो वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम है उसको यूनिफॉर्म कर दिया गया। उसके बाद फिर हम लोग का और भी एक चीज़ किया दिया गया था, बट उतना याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। तुम लोग से 3 या 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन में ये आएगा, जिसमें तुम लोग को 3 या 5 पॉइंट्स ही लिख के आना होगा। सो इतना एनफ है, इतना को अपना कॉपी में उतार लो, दैट्स मोर देन एनफ। क्लियर है? ओके। सो टॉकिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज क्या क्या स्टेप्स लिए लोगों में यूनिटी क्रिएट करने के लिए, लोगों में वो नेशनलिज्म, राष्ट्रभक्ति का फीलिंग क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले फ्रांस का अपना फ्लैग लाया गया, दैट इज फ्रेंच फ्लैग। उसके बाद फ्रांस का अपना नेशनल लैंग्वेज लाया गया, दैट इज फ्रेंच लैंग्वेज। और बाकी जितना भी रीजनल लैंग्वेजेस था ये सबको धीरे धीरे डिस्करेज किया गया और फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, ताकि सब लोग सेम लैंग्वेज बोले तो सब लोगों को यूनिटी फील हो। फ्रांस में फिर क्या हुआ, फिर जितने भी हम लोग के मार्टियर्स थे, जो शहीद लोग थे, उन लोगों को याद किया जाता था, दे वर कमेमोरेटेड, जिससे लोगों को फील होता था, हाँ एक आग अंदर से आता था, एक नेशनलिज्म का फीलिंग आता था कि भाई इन लोगों ने हमारे देश के लिए अपना जान कुर्बान किया है, हमें भी कुछ करना है। सो वो नेशनलिज्म का फीलिंग आता था। सो मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड, हम लोग का ये क्या बोलते हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, दैट इज हिम्स वर संग, जिससे नेशनलिज्म का फीलिंग आता था। लोग ओथ्स लेने लगे, अलग अलग ओथ्स वर टेकन, ताकि लोगों को में नेशनलिज्म का फीलिंग आए। उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया गया, जिसमें सब लोगों के लिए इक्वल लॉज होगा, जिस वजह से सब लोग इक्वल फील करें। हम लोग का नेशनल असेंबली बन गया, और फिर कंसेप्ट लाया गया ला पैट्री, दैट इज फादरलैंड का, और ले सिटोयन, दैट इज सिटीजन का, ताकि सब लोग इक्वल फील। So these were the steps which were taken by the French revolutionaries to create that feeling of nationalism, to create that unity amongst the people. Clear है? बस कुछ नहीं याद करना है, रखना है। क्या स्टेप्स लिए? पहले फ्रांस है, सो फ्रांस का फ्लैग, नेशनल फ्लैग लाया गया। लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज लाया गया, सब लोगों को बोला गया फ्रेंच लैंग्वेज बोलिए, और रीजनल डायलेक्ट्स को, रीजनल लैंग्वेजेस को डिस्करेज किया गया। उसके बाद जितने भी शहीद थे, मार्टियर्स थे, उनको याद किया जाने लगा, मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड। ये क्या बोलते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, पेट्रियोटिक हिम्स गाया जाता था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया, ताकि लोगों को पे इक्वालिटी हो, लोगों के लिए इक्वल लॉज, यूनिफॉर्म लॉज बनाया जाए। नेशनल पार्लियामेंट आ गया, और ला पैट्री, दैट इज फादरलैंड, और ले सिटोयंस, दैट इज सिटीजन का कंसेप्ट है। दैट्स सिंपली देयर। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा बताओ, बस तुम लोग को इतना ही याद रखने का जरूरत है, सेंटेंस खुद ही बना लोगे। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन भले घुमा के दिया जा सकता है, बट क्वेश्चन का मेन जिस्ट क्या होगा कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय French revolutionaries to create a feeling of nationalism amongst the people, to create unity amongst the people. तो बस यही 5-6 पॉइंट्स को तुम लोग को लिख के आना है। बस वर्ड्स याद रख लो, फ्रेंच फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, सॉरी, बस वर्ड्स याद रख लो, फ्रेंच फ्लैग, फ्रेंच लैंग्वेज, मार्टियर्स कमेमोरेटेड, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, नेशनल असेंबली, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ला पैट्री, ले सिटोयन, बस खत्म। इससे ज्यादा क्या है? इसी के साथ हम लोग का 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूरा हो जाए। क्लियर? ओके। सो इतना तो क्लियर है भाई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। सो फ्रांस में बेसिकली जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, वो ये सारा स्टेप्स लिया लोगों में यूनिटी, लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए।
और लोगों को फिर समझाया धीरे धीरे कि भाई तुम लोग का वही पुराना स्टोरी, लोगों को समझाया कि भाई जो ये तुम लोग मोनार्की है ये तुम लोग के साथ गलत करा, ये तुम लोग का काट रहा है और तुम लोग खुद का कटवा रहे हो। और फिर लोगों को समझ में आया और फिर लोगों ने नेशनल ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज और सारे लोग सब लोगों ने मिल के रेवोल्यूशन किया और फ्रांस को मोनार्की से रिपब्लिक बनाया। ये चीज हम लोग बात की थी। अब जब ये सब हो रहा था तो हम पहले ही बताया ना, जब ये सब हो रहा है तो यूरोप में अभी भी कंडीशन सेम है। यूरोप में अभी भी वही चीज हो रहा है कि भाई राजा और राजा का मंत्री लोग मिलके प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और प्रजा अत्याचार करवा रहे हैं। अभी भी यूरोप में जो लोग हैं उन लोगों को ये सब के बारे में कुछ नहीं पता है कि भाई इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब जैसा नाम का भी कोई चीज होता है, उनके पास भी कोई अधिकार है, इसके बारे में अभी भी लोगों को कुछ भी नहीं पता है। जब ये सब फ्रांस में हो रहा था तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे वो लोग को फील हुआ कि भाई ये वो लोगों का ड्यूटी है, क्योंकि वो लोगों को ये सब के बारे में पता है, तो ये वो लोगों का ड्यूटी है कि वो यूरोप का बाकी जितना भी देश है उन सारे देशों में जो सिटीजन्स है उन लोगों को भी इस बारे में जाके बताए, उन लोगों को भी मोनार्की वो किंग का अत्याचार ये सब से बाहर निकाले। सो बेसिकली वी फाइंड कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, इन जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो फ्रेंच आर्मी था, इन लोगों को फील हुआ कि ये लोगों का ड्यूटी है, ये लोग का जन्म ही हुआ है सभी लोगों को डेस्पोटिज्म से बाहर निकालने के लिए। ये लोग का ड्यूटी है कि ये यूरोप के जितने भी लोग हैं सब लोगों को डेस्पोटिज्म से बाहर निकाले। Now I have used a new word, despotism, जो हम लोग का एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डेस्पोटिज्म क्या होता है? Should I rub this? तुम लोग नोट कर चुका होगा, आई होप सो। ओके, कितना मेहनत लगता है लिखने में तुम लोग को पता है। ओके, so yes, so I have used a new word that is despotism. डेस्पोटिज्म क्या होता है? वही हम जो बोले थे, एनसीईआरटी का ना आदत है कि वो बढ़ा चढ़ा के अपना मतलब कि पूरा ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश का जितना वर्ड्स है वो सारा वर्ड्स यूज कर देगा। थोड़ा टाइम पहले हम बताया था ना तुम लोगों को एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, ये डेस्पोटिज्म और कुछ नहीं वही है। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन और कुछ नहीं, मोनार्की ही था, बस सेम ही चीज है। सेम ही चीज के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज कर दिया बस दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग को भी इंग्लिश आता है, सिर्फ आईसीआईसी वालों को नहीं आता। सो दैट इज व्हाट इज शोन हियर। सॉरी, ओके, सो बेसिकली द थिंग इज कि डेस्पोटिज्म भी और कुछ नहीं, डेस्पोटिज्म भी का मतलब भी वही सेम चीज है कि जहाँ पे मोनार्की जो भी सेंट्रल पावर है, फिर चाहे वो मोनार्की, किंग या मिलिट्री कोई भी हो, उसके पास एब्सोल्यूट पावर है कि उसको जो मन में आए वो करे, लोगों का नहीं सुनने वाला, लोगों के पास कोई अधिकार ही नहीं है उसको रोकने का, उसके मन में जो मन में आएगा वो करेगा, उसी को डेस्पोटिज्म बोला। वही जो गवर्नमेंट होता है वही डेस्पोटिज्म है। थोड़ा देर पहले जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन था वो भी वही चीज था और ये जो डेस्पोटिज्म है ये भी वही चीज है। सो डेस्पोटिज्म का अगर हम लोग बात करें तो डेस्पोटिज्म भी वही है कि मोनार्की है और मोनार्की में किंग के पास एब्सोल्यूट पावर है, उसको जो मन में आए करे, लोगों के पास कोई राइट्स नहीं है, वही डेस्पोटिज्म। क्लियर है? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड इतना चीज क्लियर है, फाइन। सो बेसिकली कमिंग बैक टू द स्टोरी, सर ये जो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे इन लोगों को फील हुआ कि भाई हम ही लोगों का ये मतलब ये हम ही लोगों का ड्यूटी है कि हम लोग यूरोप के जितने भी लोग हैं, जैसे हम लोग फ्रांस में लोगों को समझाए कि भाई तुम लोगों का कट रहा है, तुम लोग अपना मत कटवाओ, प्लीज मत कटवाओ, तुम लोग लड़ो, फाइट करो। तो अब ये हम ही लोग का ड्यूटी है कि हम लोग यूरोप का भी अलग अलग देश में जाए, वहाँ के भी, क्योंकि वहाँ पे भी सेम सिनारियो है, तो वहाँ के भी सिटीजन्स को समझाए कि वहाँ के भी सिटीजन्स को ये सब चीज़ के बारे में बताए कि तुम लोग के पास भी राइट्स नाम का कोई चीज़ है, वहाँ के भी लोगों को डेस्पोटिज्म, वहाँ के भी लोगों को ये मोनार्की और किंग का अत्याचार से बाहर निकाले। सो दैट इज व्हाट दे फिल। और इसी तरह धीरे धीरे जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, जो फ्रांस का आर्मी था, वो अलग अलग यूरोप का देश में जाना स्टार्ट किया और लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि तुम लोग के पास भी अधिकार नाम का चीज़ होता है।
और इसी तरह धीरे धीरे यूरोप में जो लोग थे, यूरोप का भी जो अलग अलग देश सब था, जैसे स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, आयरलैंड, जो यूरोप का भी जो देश सब था, अब वो देश सब के भी लोगों को समझ में आने लगा कि भाई हाँ, जो बोला जा रहा है वो सही है, हम लोग भी फाइट कर सकते हैं फ्रांस के जैसे, हम लोग भी रेवोल्यूशन कर सकते हैं और अपना देश को आज़ाद करवा सकते हैं, अपने आप को इस अत्याचार से आज़ाद करवा सकते हैं। तो उन लोगों को ये बात समझ में आना स्टार्ट हुआ और वो लोग भी अपना अपना कंट्री सब में जैकोबिन क्लब बनाना स्टार्ट किया। जैकोबिन क्लब कुछ नहीं, सिंपली समझ लो, वो लोग भी अपना अपना देश में अपना कमिटी, अपना क्लब सब बनाना स्टार्ट कर दिए मोनार्की से लड़ने के लिए। और फ्रेंच आर्मी तो धीरे धीरे सारा जगह पे पहुंच ही गया था, ये चीज़ तो हम लोग पता ही है। तो जैकोबिन क्लब सारा का सारा धीरे धीरे बहुत सारा देश में जैकोबिन क्लब बनना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग का बुक में दिया हुआ भी है। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो कहाँ कहाँ पे जैकोबिन क्लब बनना स्टार्ट हो गया था, पोलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली। पोलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, नाम याद रखने का एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिकली बस एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि धीरे धीरे जब फ्रांस का आर्मी, जब फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज और जब फ्रेंच आर्मी पूरा का पूरा यूरोप का अलग अलग देश में जाना स्टार्ट किया, तो उन देशों में भी लोगों ने जैकोबिन क्लब, मतलब कि अपना अपना क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया उस मोनार्की से फाइट करने के लिए। सो कुछ कुछ देश जैसे स्विट्जरलैंड, हाँ, तो कुछ कुछ देश जैसे स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, इटली, पोलैंड, ये सारा देश में भी जैकोबिन क्लब बनना स्टार्ट हो गया। सो ये चीज़ बेसिकली बताया गया है। क्लियर है? ओके, नाउ धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे। सो इतना चीज़ क्लियर है। सो बेसिकली इतना समझ में आ रहा है कि अब जो फ्रांस का आर्मी था, जो फ्रेंच आर्मी था, वो पॉजिटिविटी, वो अच्छा चीज़ के लिए, एक गुड कॉज के लिए ही अलग अलग नेशंस में जाने लगा। यूरोप का अलग अलग नेशंस जैसे स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, इटली, पोलैंड, ऐसे अलग अलग नेशंस में जाने लगा और वहाँ पे रेवोल्यूशन लाने लगा। बट यही सब जब हो रहा था, रेवोल्यूशन तो पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव, एक गुड कॉज के लिए ही हो रहा था, डेस्पोटिज्म को ख़त्म करने के लिए। बट जब यही सब हो रहा था तब फिर से हवा का रुख बदलता है और फ्रांस में हम लोग का इस मूवी में एंट्री होता है विलन का, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। यस, अब एंट्री होता है न्यू विलन का, नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट कौन है, क्या है, क्यों है, अब ये सब समझते। बोनापार्ट, सो यस, सो नाउ टॉकिंग अबाउट नेपोलियन बोनापार्ट। भाई ये कौन था, क्यों था, क्या था, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सी, हम पहले ही बता चुके कि फ्रांस में क्या था हम लोग का। फ्रांस में हम लोग का मोनार्की था और उसके बाद फिर रेवोल्यूशन करके फ्रांस में रिपब्लिक ले आया गया। और उसके बाद आया ये नया विलन, दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट। और वो फ्रांस में रिपब्लिक को हटा के फ्रांस में ले आया मिलिट्री का रूल, बन गया फ्रांस का डिक्टेटर, फ्रांस में ले आया डिक्टेटरशिप, दैट इज मिलिट्री का रूल ले आया। अब वो क्या किया, कैसे किया, ये सब छोड़ दो, भले अगर तुम लोगों को जानना है हम बता सकते हैं, देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड इट, बट वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसलिए उसको छोड़ दो। बस इतना समझो कि कैसे मूवी में अचानक से एक नया विलन आ जाता है, जिसका बैकड्रॉप क्या है, कि वो उसको पता नहीं, बस नया विलन आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी आ गया हम लोग का एक नया विलन, जो फ्रांस में आता है और फ्रांस में जो रिपब्लिक चल रहा था, लोगों का गवर्नमेंट चल रहा था, उसको हटा देता है और अपना स्टार्ट कर देता है डिक्टेटरशिप, अपना डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर देता है, मिलिट्री का रूल स्टार्ट कर देता है। डिक्टेटरशिप क्या होता है, सी देयर इज अ डिफरेंस। मोनार्की क्या होता है, मोनार्की वो जहाँ होता है, वो गवर्नमेंट होता है जहाँ पे किंग रूल करता है और किंग के मरने के बाद उसका बेटा, उसके मरने के बाद उसका बेटा रूल करता है। जबकि डिक्टेटरशिप में क्या होता है, डिक्टेटरशिप में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है जो चाहे तो आर्मी का यूज करके, मिलिट्री का यूज करके, पावर का यूज करके गवर्नमेंट में आ जाता है और फिर पूरा रूल करता है, डिक्टेटर बन जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटरशिप टुडे इज नॉर्थ कोरिया का किंग जोंग। किंग जोंग भी क्या है, वो एक डिक्टेटर ही तो है। सो
वही होता है डिक्टेटरशिप। जब एक इंसान डिक्टेटर बन जाता है और पूरा का पूरा कंट्री के ऊपर रूल करता है, उसी को बोलते हैं डिक्टेटरशिप। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में आता है और फ्रांस में जो रिपब्लिक चल रहा था, इस रिपब्लिक को खत्म कर देता है और स्टार्ट कर देता है फ्रांस में अपना डिक्टेटरशिप। आई हैव ऑलरेडी सेड प्लीज मेरा हैंडराइटिंग के ऊपर मत जाना, हम जो बोल रहे हैं उसको सुन लो यार, हैंडराइटिंग में क्या लिखा है। ओके यस, सो ये नेपोलियन बोनापार्ट आता है फ्रांस का, वो जो फ्रांस में आता है नया विलन बन के, और फ्रांस में जो इतना अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था, सबका रिपब्लिक चल रहा था, उसको खत्म करके वहाँ पे खून खराबा स्टार्ट कर देता है, वहाँ पे ले आता है डिक्टेटरशिप। अब जैसे ही ये आया, ऑब्वियसली जो मेन हम लोग का फिलोसफी था, जो मेन हम लोग का आइडियल था कि भाई रिपब्लिक था, वहाँ पे जो मेन चीज था उसको तो नेपोलियन बोनापार्ट खत्म कर दिया। बट एक चीज जो नेपोलियन बोनापार्ट अच्छा किया, ऑब्वियसली भाई विलन तो था बट कुछ अच्छा भी कर दिया था। भले ही फ्रांस में आके वहाँ पे डिक्टेटरशिप ले आया और वहाँ पे डिक्टेटरशिप लाके रिपब्लिक को पूरा खत्म कर दिया, लोगों का राइट्स ले लिया, बट फिर भी ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, ये एक्चुअली फ्रांस में आके बहुत सारा चेंजेस लाया, और ये सारा चेंजेस को एक्चुअली एक पर्टिकुलर टाइम पे लाया गया था, और इन सारे चेंजेस को बोला जाता है सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, जिसके अंदर नेपोलियन बोनापार्ट बहुत सारा चेंजेस लाया फ्रांस में, जिस वजह से हम लोग का जो फ्रांस है उसमें फ्रांस बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है। एंड एक्चुअली नेपोलियन बोनापार्ट के जाने के बाद भी वो चेंजेस का एक होता है ना, वो चेंजेस का इफेक्ट रह जाना, वो चेंजेस का इफेक्ट फ्रांस में रह गया। एंड एक्चुअली ये जो चेंजेस आया बहुत समहाउ बहुत अच्छा चेंजेस लाया था। सो बेसिकली नेपोलियन बोनापार्ट एक तो बहुत घटिया काम किया कि भाई वो वापस आके डिक्टेटरशिप ले आया, बट उसके बाद वो एक और अच्छा काम किया था कि वो बहुत अच्छा कुछ एक्चुअली अच्छा चेंजेस फ्रांस में लाया अंडर नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। एंड ये जो है इसके ऊपर भी क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है दैट व्हाट इज नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 या फिर सिविल कोड ऑफ 1804। सो टॉकिंग अबाउट, ये हम मिटा सकते हैं। सो टॉकिंग अबाउट नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, 1804 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 1804 मतलब देखो, अच्छा एक चीज और, हम इसको 1804 भी बोल सकते हैं, 1804 भी बोल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बोलने का एक तरीका होता है कि अगर हम 1804 को हम 1804 भी बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग को पता होगा, बट फिर भी जस्ट टू मेक दैट क्लियर कि लोगों को लगेगा हम ये नॉट कहाँ से घुसाते हैं। फाइन, ओके, यस। सो नेपोलियन बोनापार्ट हम लोग का फ्रांस में आया, डिक्टेटरशिप ले आया, बट उसके बाद फिर कुछ अच्छा चेंजेस किया फ्रांस में, जिसको हम लोग बोलते हैं नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। इसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोला जाता है। नेपोलियनिक कोड बोलो या फिर हम लोग इसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी, सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोल सकते हैं। क्लियर है? सो हम नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 बोले या सिविल कोड ऑफ 1804 बोले, वो दोनों एक ही चीज है, वो दोनों वही सारा चेंजेस का बात कर रहा है जो नेपोलियन बोनापार्ट लेके आया था। क्लियर है? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या-क्या चेंजेस लाया गया था नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 के अंदर या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 के अंदर। एंड अगेन एज आई सेड कि ये क्वेश्चन भी हम लोग का बोर्ड्स बहुत बार पूछता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला क्वेश्चन है कि भाई नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 के अंदर क्या-क्या चेंजेस लाया गया था। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोस चेंजेस। ये वाला हम मिटा दे रहे, समझ में आ गया था कि नेपोलियनिक कोड को हम सिविल कोड भी बोल सकते हैं, दोनों में से जो बोलना है बोलो, बिकॉज नाउ आई वांट टू राइट डाउन। फाइन, ओके। सो क्या-क्या चेंजेस लाया गया था नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 के अंदर, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सी, सबसे पहले क्या किया गया, एक सेकेंड, हम लोग का प्रिविलेजेस
बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिया गया, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। सबसे पहले क्या किया गया कि हम लोग का जो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एग्जिस्ट करता था उसको खत्म कर दिया गया। लाइक पहले क्या होता था, पहले तो बर्थ के बेसिस में हो रहा था ना कि जो लोग मोनार्क के घर पे, जो लोग किंग है या किंग से बिलोंग, किंग या मिनिस्टर्स है, किंग या मिनिस्टर्स के घर पे जो लोग भी पैदा हो रहा है वो लोग सभी किंग और मिनिस्टर्स बनेगा। वो लोग को बाई बर्थ ही इतना सारा प्रिविलेजेस मिलता है, राइट, कि वो लोगों को कोई कुछ पे नहीं करना है, कोई भी टैक्सेस नहीं देना है, वो लोगों के पास पूरा राइट है, पूरा इतना बड़ा बड़ा जमीन जायदाद सब है। सो उन लोगों को बाई बर्थ ही प्रिविलेजेस मिल रहा था क्योंकि वो लोग राजा थे या राजा के मंत्री लोग थे। जबकि ऑन द अदर हैंड जितने भी सिटीजन थे वो लोगों को, क्योंकि वो लोग बाई बर्थ एक कॉमन सिटीजन था, इस वजह से उन लोगों को कोई राइट्स नहीं मिलता था, कोई प्रिविलेज नहीं मिलता था। तो सबसे पहला काम ये नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया कि वो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को खत्म कर दिया, कंप्लीटली खत्म कर दिया कि भाई आज से कोई भी इंसान को बर्थ के बेसिस पे, कोई भी इंसान को कहाँ पे पैदा हुआ है, किस घराने में पैदा हुआ है, राजघराने में या फिर मंत्रियों के घराने में, कहीं भी पैदा हुआ है, उसके बेसिस पे कोई प्रिविलेज, कोई अधिकार नहीं मिलेगा कि भाई अगर वो राजा है या फिर वो मंत्री है तो उसको एक्स्ट्रा राइट्स मिलेगा। इसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। दैट मीन्स सब लोगों को इक्वालिटी मिल गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टैब्लिश हो गया। दैट मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टैब्लिश हो गया कि भाई सब लोगों को एक जैसे ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हट गया कि अब कोई भी इंसान को प्रिविलेज, कोई भी राजा मंत्री किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सब लोग एक जैसे ही ट्रीट किया जाएगा। इस वजह से इक्वालिटी आ गया, सारे के सारे जितने भी सिटीजन्स के मिनिस्टर सबके बीच में इक्वालिटी आ गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टैब्लिश हो गया। क्लियर है? ओके। उसके बाद फिर हम लोग का जो फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल पहले आपको लिख दो, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया, सर्फडम को अबॉलिश कर दिया गया। सर्फडम जो था, सर्फडम को भी अबॉलिश कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, सर्फडम क्या होता है, जितने भी सर्व्स थे उन सभी लोगों को फ्री कर दिया गया, जितने भी सर्व्स थे उन सभी लोगों को फ्री कर दिया गया। अब भाई फ्यूडल सिस्टम क्या है, सर्फडम क्या है, सर्व्स कौन है, लेट मी टेल। रुक जाओ, शांति 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 शांति। देखो, द थिंग इज कि पहले क्या होता था, पहले हम लोग का राजा होता था, राजा का मंत्री लोग होता था। अब ये जो मंत्री लोग होता था, ये लोग के पास प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ होता था, कुछ कुछ अधिकार होता था कि पहले तो ये लोगों को कोई टैक्सेस पे नहीं करना पड़ा। सेकेंडली ये लोग के पास ना बहुत बड़ा बड़ा जमीन होता था, बहुत बड़ा बड़ा जमीन, जिसको हम लोग इंग्लिश का भाषा में एस्टेट्स बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं है, याद रखना तो याद रख सकते हो। द थिंग इज कि ये जो मिनिस्टर्स होते थे इनके पास बहुत बड़ा बड़ा जमीन सब होता था, और इन जमीनों पे ये लोग क्या करते थे कि ये लोग बाकी जितने कॉमन सिटीजन से ये लोग से काम करवाते थे, और ऐसे वैसे काम नहीं करवाते, फ्री में काम करवाते, इसलिए तो बोला जाता है प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। यहाँ पे जो किंग है, जो मिनिस्टर्स है, ये लोगों को फुल प्रिविलेज मिला हुआ है, और बाकी वो जो सिटीजन्स है वो लोगों का काम ही है अत्याचार झेलना। उन सिटीजन्स को बिना पैसा लिए काम करना पड़ता था वो जमीन सब में। इसी को बोला जाता है फ्यूडल सिस्टम, कि जो मिनिस्टर होता था, मिनिस्टर के पास बड़ा बड़ा जमीन सब होता था, और वो जमीन सब में वो ये जितने भी लोग थे जो कॉमन सिटीजन से, उन लोगों से मजदूरी करवाता था, उन लोगों से काम करवाता था बिना पैसा दिए। सर्व्स कौन होते हैं? सी, एक तो होता है लाइक आज में अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके जमीन सब में फार्मर्स जाके, लैंडलेस लेबरर्स या फार्मर्स जाके काम करते हैं, पर उनको पैसा मिलता है काम करने का, वेजेस मिलता है।
बट उस समय जो था, उस समय क्या होता था कि इन जो ये जो सिटीजन थे, इन लोगों को फ्री में वहाँ पे काम करना पड़ता था। सो ये चल रहा था हम लोग का फ्यूडल सिस्टम। ये जो प्रॉपर सिस्टम चल रहा था इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। और इसमें जो ये किंग्स एंड मिनिस्टर्स थे जिनके पास बड़ा बड़ा लैंड होता था, इनको बोला जाता था फ्यूडल लॉर्ड्स। लॉर्ड्स भाई, तो इनको बोला जाता था फ्यूडल लॉर्ड्स। और जितने भी लोग काम कर रहे थे उन सभी लोगों को बोला जाता था सर्व्स। सो इसी पूरा सिस्टम को फ्यूडल सिस्टम भी बोलते थे। और यहाँ पे जो सर्व्स काम कर रहे थे इसको सर्वडम भी बोला जाता है। बंधुआ मजदूरी सुनो, समाओ उसी टाइप का। सो दैट इज इट। सो बेसिकली फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया क्योंकि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ ले लिया गया कि अब तुम लोग के पास कोई किंग मिनिस्टर, तुम लोग कोई राजा और मंत्री वैसे कुछ नहीं रहे। अब तुम लोग के पास कोई भी राइट्स, कोई भी प्रिविलेज, स्पेशल प्रिविलेज कुछ भी नहीं है। तुम लोग सब लोग इक्वल है। अब क्योंकि तुम लोग के पास कोई राइट्स, कोई प्रिविलेज नहीं है तो तुम लोग कोई फ्यूडल सिस्टम भी नहीं कर सकते। अब तुम लोग कोई फ्यूडल लॉर्ड नहीं हो कि तुम लोग फ्री में लोगों से अपना जमीन में काम करवाओगे। तो फ्यूडल सिस्टम जो था वो भी खत्म कर दिया गया। एंड जैसे ही फ्यूडल सिस्टम खत्म हुआ, जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, जो सर्व्स वहाँ पे काम कर रहे थे, वो सभी लोग फ्री हो गए। उन सभी लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गया, वो सभी लोग फ्री हो गए। और सर्वडम, सर्वडम मतलब कि इन सर्व से फ्री में काम करवाना, ये पूरा सिस्टम को ही अबॉलिश कर दिया। सो ऐसे कुछ कुछ स्टेप्स लिया गया, और भी स्टेप्स लिया गया था। लाइक अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया गया लोगों को। राइट टू, यस। सो अगर हम लोग बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया लोगों की को कि अब लोगों के पास अधिकार है। पहले क्या होता था कि भाई जो राजा और मंत्री है वही लोग के पास अधिकार होता था प्रॉपर्टी रखने का, उन्हीं लोगों के पास प्रॉपर्टी था, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ की वजह से। बट अब क्या हुआ, क्योंकि ये पूरा चीज खत्म हो गया, क्योंकि सब लोग इक्वल हो गए, तो अब लोगों के पास इक्वालिटी आ गई। तो अब लोगों को राइट दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी। या सबके पास अधिकार है कि कोई भी चाहे तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया गया। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वाज डन इन नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। और भी कुछ कुछ चेंजेस किया गया था, अगर चाहो तो वो चेंजेस को भी याद रखा जा सकता है। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। 5 चेंजेस मैक्सिमम रिक्वायर्ड है। एक सेकेंड, यस, हाँ। सो 5 चेंजेस मैक्सिमम रिक्वायर्ड है, क्योंकि 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन आने वाला है नहीं। 5 पॉइंट्स ही रिक्वायर्ड है। सो अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग बस यही 5 पॉइंट्स याद रख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है कि भाई नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 के अंदर क्या क्या चेंजेस किया लाया गया था, या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 को एक्सप्लेन करो। इसी टाइप से क्वेश्चन आता है 3 या 5 मार्क्स का, जिसमें तुम लोग को 5 पॉइंट ही लिखने को देगा। तो ऐसे तो ये 5 पॉइंट सफिशिएंट है। अगर तुम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना चाहते हो तो तुम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट को लिख सकते हो। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अगर तुम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट को लिखना चाहते हो तो, जो हम भी याद नहीं रखे हुए, जैसे सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कर दिया गया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा था उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, उसको इजी वे में कर दिया गया। उसके बाद और क्या है, मेमोरियल ड्यूज को हटा दिया गया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बेटर कर दिया। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। वही एलियन प्रजाति, क्योंकि हमको पता है भाई तुम लोग को जितना कम क्वांटिटी में जितना कम दिया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। अब तुम लोग वो जो एलियन प्रजाति है, अगर वो लोग एक्स्ट्रा याद रखना चाहता है तो याद रख लो भाई। इसमें और पॉइंट्स ऐड करना है तो कर लो। हमारी नॉर्मल प्रजा के लिए इतना काफी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। एक्स्ट्रा जो एलियन प्रजाति है वो लोग इसमें ऐड कर सकता है कि और क्या किया गया, हम लोग का जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, देखो समाओ हम भी कभी एलियन प्रजाति से बिलोंग करते थे तो उनको भी साथ में लेकर चलना जरूरी है। तो हम लोग का एक सेकेंड, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था उसको बेटर कर दिया गया। सेकेंडली हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था
हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, उसको और इजी कर दिया गया। सो सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन so this is something which was done, clear है। so इतना में प्रॉब्लम है। so क्या और क्या चेंजेस लाया गया नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 के अंदर कि भाई जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को पता है क्या होता है कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इधर से उधर गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, उधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है। so ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था इसको अच्छा किया गया, क्योंकि पहले क्या होता था ना, पहले ना बहुत ज्यादा पैसा लगता था, मतलब कि लाइक अभी भी हम लोग को पता है ना एक्सपोर्ट ड्यूज जो लगता है कि भाई एक्सपोर्ट अगर करना है तो एक जगह से दूसरी जगह तो पैसा देना पड़ता है, उस समय भी ऐसा होता था। पर उस समय जो सिस्टम था, लाइक अभी तो सिस्टम बहुत अच्छा है बट उस समय जो सिस्टम था वो उतना बेटर नहीं था। सो उस समय ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था, ट्रेड उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था। सो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम को बेटर किया गया, गिल्ट रेस्ट्रिक्शंस हटाया गया, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम को बेटर किया गया ताकि इजीली ट्रेड हो सके। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन को भी सिंप्लीफाई किया गया ताकि इजीली एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। सो बेसिकली दीज वर द थिंग्स व्हिच वर डन इन नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। आई थिंक बहुत इजी है, सब चीज इंटरलिंक्ड है। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये जो नेपोलियन बोनापार्ट आया, ये आया हम लोग का विलन, और ये आते ही हम लोग का फ्रांस में रिपब्लिक को खत्म करके डिक्टेटरशिप ले आया। बट ऑब्वियसली ये डिक्टेटरशिप तो लाया, बहुत बुरा काम किया, बट कुछ कुछ अच्छा चेंजेस भी लाया कि वो अपना जैसे ही आया वो लाया नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 या फिर सिविल कोड ऑफ 1804, जिसके अंदर वो कुछ कुछ अच्छा चेंजेस किया। क्या क्या अच्छा चेंजेस किया? पहला, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को हटा दिया, कोई भी इनपेइंग मिनिस्टर वो कोई भी प्रिविलेज नहीं एंजॉय कर सकता। इस वजह से सब लोग इक्वल होंगे, सो इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गया। जो हम लोग का फ्यूडल सिस्टम था उस, क्योंकि सारा प्रिविलेजेस ले लिया गया किंग्स एंड मिनिस्टर से, तो फ्यूडल सिस्टम भी खत्म, तो फ्यूडल सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश हुआ तो इसके साथ ही सर्वडम भी अबॉलिश हो गया, सर्वडम भी बैन हो गया, और जितने भी सर्व्स थे वो लोग सब भी फ्री हो गए। उसके बाद फिर हम लोग का जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था उसको बेटर कर दिया गया कि ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा कर दिया गया ताकि इजीली ट्रेड हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया गया। सो ऐसे बहुत सारा चेंजेस लाया गया फ्रांस में। अब जब इतना सारा चेंजेस फ्रांस में आया, ऑब्वियसली भाई ये सब चेंजेस कोई भी देखेगा तो इसमें कुछ भी बुरा लग रहा है, कोई भी बुरा चीज दिख रहा है इसमें, कि कोई भी फॉल्ट, कोई भी फ्लॉज दिख रहा है ये जितना भी लॉज बनाया गया ये सब में ऑब्वियसली नहीं दिख रहा यार। तो समझो बहुत अच्छा लॉज बनाया गया, बहुत अच्छा चेंजेस किया गया था। एंड इसी वजह से जब हम लोग का ये सारा चेंजेस फ्रांस में किया जा रहा था, तो हम पहले बताए थे एक चीज कि जो फ्रांस का आर्मी था वो धीरे धीरे यूरोप का बहुत सारा कंट्रीज में जाने लगा था, वहां पे चेंजेस लाने के लिए, जैसे स्विट्जरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम और इटली, ये सारा कंट्रीज में हम लोग का फ्रांस का आर्मी जाना स्टार्ट हो गया। फ्रेंच आर्मी गया वहां पे चेंजेस लाने के लिए, वहां पे वापस रिपब्लिक लाने के लिए। बट उसी समय तो आ गया नेपोलियन बोनापार्ट। अब क्योंकि फ्रेंच आर्मी ये सारा जगह पे जा चुका था, तो जब नेपोलियन बोनापार्ट आया और वो अपना नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 लाया, तो ये सारा जितना भी ये सारा लॉज था, ये सारा सिविल कोड था, ये वो सारा देश सब में भी पहुंचा। वो जितना भी देश था, स्विट्जरलैंड, इटली, बेल्जियम, ये सारा देश में भी ये सारा लॉज पहुंचा। और ऑब्वियसली यार ये देख के कौन बोलेगा कि ये दुश्मन है, ये विलन है, ये सारा जितना भी चेंजेस है ये देखे तो कोई भी बोलेगा ना कि भाई ये तो राजा है, ये तो हम लोग का देवता है, ये तो ऊपर से आया हुआ क्या बोले भगवान का दूत है, कोई भी ऑब्वियसली यही बोलेगा। सो जब बाकी कंट्रीज में, ये सारा कंट्रीज में भी जब ये नेपोलियनिक कोड, ये सिविल कोड पहुंचा, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। वो लोग भी जब ये सब देखे तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि भाई कितना अच्छा चेंजेस लाया गया है।
एंड स्पेशली जब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम को अच्छा कर दिया गया, जब गिल्ड रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया, ये सब करने से ट्रेड बहुत ज़्यादा इजी हो गया। आराम से, जो पहले ट्रेड करना इतना डिफिकल्ट था, अब वो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इजी हो गया, अब लोग आराम से ट्रेड कर पा रहे थे। इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और भी जितने भी देश थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई बहुत अच्छा चेंजेस ला रहा है ये इंसान तो। और इसलिए बाकी जितना भी और देश सब था यूरोप का, वो लोग सभी नेपोलियन बोनापार्ट को इनवाइट करने लगा कि भाई आप हम लोग के देश में भी आइए और ये सारा चेंजेस लाइए। देयर वी फाइंड कि एक वर्ड यूज किया गया है कि कुछ यूरोप के देश तो नेपोलियन बोनापार्ट को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी भी बुलाने लगे। हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, यस। हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी मतलब कि लिबर्टी को लाने वाला इंसान। कुछ लोग तो नेपोलियन बोनापार्ट को वैसे भी बुलाने लगे और नेपोलियन बोनापार्ट को इनवाइट करने लगे कि भाई आप आइए हमारे देश में, हमारे भी जगह पे आके, हमारे भी स्टेट में आके ये सारा चेंजेस लाइए। और इस तरह से धीरे धीरे जो नेपोलियन बोनापार्ट है, ये धीरे धीरे यूरोप का सारा स्टेट, सारा का सारा जितना भी कंट्रीज था, वो सारा जगह भी जाने लगा। वहाँ पे भी उस जगह को कैप्चर करके वहाँ पे भी ये नेपोलियन कोड ऑफ 1804 ले आया। नेपोलियन वहाँ पे भी वो ये नेपोलियन कोड ऑफ 1804 ले आया, और लोग तो भाई बड़ा खुश थे। और धीरे धीरे, बट फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आना स्टार्ट हुआ कि भाई उनके साथ तो बहुत अच्छा वाला लोचा किया जा रहा है। ये भाई, ये कोई राजा नहीं, ये कोई किंग नहीं, ये कोई हम भगवान का दूत नहीं है, ये कोई हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी नहीं है, ये तो विलेन है। ये तो ये सारा चीज कर रहा था हम लोग को फंसाने के लिए। ये तो इसका स्ट्रैटेजी था। प्रॉपर मूवी चल रहा है भाई। जैसे मूवी में विलेन पहले तो आता है, मतलब देखो ना कुछ मूवीज में, जैसे हमको अभी मूवी याद आ रहा है वो दिलवाले जो मूवी था शाहरुख खान काजोल का, उसमें क्या देखने को मिलता है, वो जो काजोल थी वो, मतलब स्टार्टिंग का ही हम जो बात करें, काजोल जो थी वो कितना अच्छा शाहरुख खान के पास पहले आके एकदम मासूम सी अच्छी सी बन के शाहरुख खान के पास आती है, उससे इतना अच्छे से दोस्ती करती है, एकदम प्रॉपर अच्छी सुलझी हुई लड़की बन के कि हाँ भाई कितनी मासूम है। और इस वजह से शाहरुख खान उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, उससे प्यार भी कर लेता है और उसके ऊपर ट्रस्ट भी कर लेता है। पर फिर बाद में पता चलता है कि भाई वो एक्चुअली उसका अच्छा वाला काट रही थी, वो एक्चुअली राइवलरी ग्रुप्स के साथ मिली हुई थी, उसको गन चलाना भी आता था, उसको लोगों को मारना भी आता था। वो सारा प्लानिंग वो क्यों की थी? शाहरुख खान को फंसाने की। वही सेम चीज यहाँ पे भी हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट भी अच्छा नहीं था, इसको कोई मतलब नहीं था लोगों से, ये कोई अच्छा नहीं था। ये सारा प्लानिंग किया था ताकि लोगों को लगे कि भाई ये बहुत अच्छा है, और सभी लोग अपना जगह पे इसको बुलाना स्टार्ट कर दे, ताकि ये हर जगह पे जा सके, उस जगह को कैप्चर कर सके, उस जगह पे भी अपना मोनार्की ला सके, अपना डिक्टेटरशिप ला सके। सिर्फ इसीलिए वो ये सारा चीज कर रहा था। धीरे धीरे जब उस समय जब शाहरुख खान वो कार के नीचे दबा हुआ था, तब उसको पता चला कि हाँ भाई ये काजोल एक्चुअली हम मेरा अच्छा वाला है। उसी तरह से यहाँ पे भी लोगों को धीरे धीरे रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट इन द नेम ऑफ ये सारा चेंजेस लाने के, वो धीरे धीरे पूरा का पूरा यूरोप का सारा पार्ट्स को, सारा स्टेट्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर चुका है। वो ऑलमोस्ट यूरोप का बहुत सारा जगह के ऊपर रूल कर रहा है, उसको कैप्चर कर रहा है। एंड तब लोगों को इसका डुअलिटी समझ में आना स्टार्ट हुआ, जहाँ पे वो इतना सारा अच्छा वादा कर रहा था कि हम लोग प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हटा देंगे, सब लोगों में इक्वालिटी ला देंगे, मतलब सब लोग प्रॉपर्टी होल्ड कर पाएंगे। जहाँ पे वो इतना सारा अच्छा वादा कर रहा था, ये सब बस दोगलापन था भाई। इन रियलिटी अगर हम लोग देखें तो कोई अलग ही सीन चल रहा था। तब लोगों को समझ में आया कि दोगलापन है भाई, ये सब दोगलापन है। ये जितना भी कुछ कर रहा है वो सबके पीछे कुछ और ही छुपा हुआ है। लोगों को रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि ये तो धीरे धीरे हम लोग का सारा देश को कैप्चर कर रहा है।
और तब जब लोग इसका दोगलापन देखो इसका दोगलापन, ये सारा चीज ये बोला कि ये सारा चेंजेस आना चाहिए, ये सब होना चाहिए, अब इसका दोगलापन देखो इन रियलिटी वहां पे क्या हो रहा था। इन रियलिटी अगर हम लोग देखें तो क्या किया गया, सेंसरशिप को फिर से ले आया गया, फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी हो रखा, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, ये है इसका दोगलापन। वो सारा बस नाम का था, ये है एक्चुअल दोगलापन। ये एक्चुअल में ये सब कर रहा था। देखो आई नो तुम लोगों को सेंसरशिप या फोर्स रिक्रूटमेंट ये सब समझ में नहीं आया होगा, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले सेंसरशिप क्या होता है। सेंसरशिप ना बेसिकली एक तरीका, मतलब कि जैसे देखो आज का ज़माना में, मतलब अभी हम लोग के पास न्यूज़पेपर होता है, मीडिया होता है। आज अगर हम लोग देखें तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, हम लोग के पास न्यूज़पेपर है, मीडिया है, इतना सारा हम लोग के पास बुक्स आता है, इतना सारा हम लोग वो छोटा छोटा नहीं होता है, क्या बोलते हैं, छोड़ो। बट आज अगर हम लोग देखें तो न्यूज़पेपर है, मीडिया है, न्यूज़पेपर मीडिया ये लोग सबके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है। सबके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है कि भाई ये लोग ना जो मन में आए ये लोग वो छाप सकते हैं, जो मन में आए ये लोग वो बोल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि लाइक आज, हाँ ये चीज़ हम लोग को पता है कि मीडिया आज धीरे धीरे करप्ट होते जा रहा है। बट अगर नॉर्मली देखें, नॉर्मली लाइक अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है और अभी अगर हम लोग टीवी खोलते हैं या फिर अगर हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सो क्या देखने को मिलता है हम लोग को, देयर वी फाइंड कि ऐसा तो नहीं है, भले ही थोड़ा थोड़ा करप्ट हो रहा है, बट ऐसा तो नहीं कि अगर हम कोई भी ये क्या बोलते हैं न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो हमको कहीं पे बीजेपी का बुराई देखने को मिलेगा, तो कहीं पे कांग्रेस का बुराई देखने को मिलेगा, कहीं पे आम आदमी पार्टी का बुराई देखने को मिलेगा। आराम से खुल के ये लोग किसी का भी बुराई कर सकता है, राइट। न्यूज़पेपर में भी देखेंगे तो भाई वहाँ पे भी खुल के बुराई किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि भाई अगर अभी बीजेपी का गवर्नमेंट बना हुआ है तो न्यूज़पेपर्स या मीडिया बीजेपी के अगेंस्ट में कुछ छाप नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है। अभी हम रिसेंट में न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग वो HD रेवान, प्राज्वल रेवाना, इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा फेमस अभी इट्स लाइक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ हुआ ये केस। तो वो एक्चुअली किससे बिलोंग करता है, जनता दल सेक्युलर से, जो एक्चुअली कोलिशन में है बीजेपी के साथ। सो वो HD रेवाना के ऊपर क्या केस है कि वो सेक्सुअल असॉल्ट के केस लगा हुआ है उसके ऊपर। समहाउ देखा जाए तो बीजेपी उसमें इन्वॉल्व है। सो अगर लोगों के पास, अगर न्यूज़पेपर, टीवी, मीडिया ये लोगों के पास फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होता तो क्या ये लोग बीजेपी के अगेंस्ट में ये लोग छाप पाते कुछ भी न्यूज़पेपर्स में या टीवी में या मीडिया न्यूज़ चैनल्स में कुछ भी बीजेपी के अगेंस्ट में बोल पाते या छाप पाते? नहीं ना। ये होता है सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है कि जब मीडिया से फ्रीडम ऑफ प्रेस ले लिया जाता है, जब डिसाइड किया जाएगा कि जो मोनार्की, जो सेंट्रल पावर है उसके अगेंस्ट में मीडिया, दैट इज न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स या कुछ भी, वो लोग कुछ भी उसके अगेंस्ट में छाप नहीं सकता, कुछ भी उसके अगेंस्ट में बोल नहीं सकता। दैट इज व्हाट इज सेंसरशिप। जब मीडिया के पास कोई फ्रीडम नहीं होता कि वो लोग अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए, दैट इज व्हाट इज सेंसरशिप। बेसिकली इसमें क्या होता है कि न्यूज़पेपर्स कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा छापा तो जो भी अगर सेंट्रल के अगेंस्ट में छापेगा बस लिख लो। सो दैट इज व्हाट इज सेंसरशिप। सो नेपोलियन बोनापार्ट जो क्या किया, एक साइड वो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ आएंगे, सब लोग इक्वल है, दूसरी साइड ये सेंसरशिप ले आया कि भाई इसके अगेंस्ट में कोई भी कुछ गलत नहीं छाप सकता, न्यूज़पेपर्स में, पैम्फलेट्स में, बुक्स में, कहीं भी। सो सेंसरशिप वापस ले आया। उसके बाद फिर फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी होने लगा कि भाई ये जबरदस्ती जितना भी जगह पे गया वहाँ पे जबरदस्ती लोगों को फोर्स करने लगा आर्मी में जाने के लिए, अपना आर्मी में भर्ती होने के लिए। जबरदस्ती लोगों को अपना आर्मी में भर्ती करने लगा, अपना आर्मी को बढ़ाने के लिए। टैक्सेस बढ़ा
दिया, टैक्सेस अनदर लेवल पे बढ़ा दिया। ये सब देख के कोई बोलेगा कि भाई ये वही नेपोलियन बोनापार्ट है जो इतना अच्छा अच्छा चेंजेस लाया था? ये है इसका दोगलापन, ये है इसका दोगलापन जो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि भाई ये इंसान में लोचा है, ये कहता कुछ और है करता कुछ और है। हमारे आज के मंत्रियों जैसे इलेक्शंस में, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो ये लोग कहेंगे बहुत कुछ, हम ये करेंगे वो करेंगे हैंड करेंगे। इलेक्शन में एक बार जीत जाए, आने के बाद ये लोग बस एक ही चीज करना चाहते हैं, करप्शन और अपना पेट में पैसा जमा करना। वही सेम चीज ये भी कर रहा था। स्टार्टिंग में बहुत सारा वादा किया, नेपोलियन कोड, सिविल कोड ऑफ 1804 ले आया कि हम ये करेंगे वो करेंगे हैंड करेंगे टेन करेंगे, बट उसके बाद जब धीरे धीरे सारा रीजन में पहुंच गया, अपना क्लच बना लिया सारा जगह पे, अपना पूरा का पूरा एक होता है ना, अपना एम्पायर को इतना बड़ा कर लिया, तो वहां पे अब वो अपना दोगलापन दिखाने लगा, लोगों को जबरदस्ती अपना आर्मी में भर्ती कराने लगा, टैक्सेस बढ़ा दिया, ये क्या बोलते सेंसरशिप ले आया, लोगों से फ्रीडम छीन लिया कि वो लोग कुछ भी उसके अगेंस्ट में बोल सकते। ये है इसका दोगलापन जो लोगों को धीरे धीरे रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि भाई लोगों को समझ आ गया कि वो लोग तो फंस चुके हैं। और इसके बाद फिर धीरे 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 टाइम आगे बढ़ते गया और उसके बाद फिर हम लोग के जो मेन पावर्स था, जैसे हम लोग का जो मेन पावर सब था, जैसे प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये सारा मेन पावर सब मिलके, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट का एम्पायर बहुत बड़ा होते जा रहा था, ये सारा रीजन को कैप्चर करते जाता है, इसको कैप्चर कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया, इसका एम्पायर बहुत बड़ा होते जाता, ऑलमोस्ट पूरा यूरोप को ये कैप्चर कर लिया था। तो अब जो ये और जो एम्पायर्स थे, जो और अदर पावर्स थे, जैसे रशिया का हो गया, रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये जो मेन पावर्स थे, ये लोग सब डिसाइड किए कि भाई इसको नीचे उतारना जरूरी है, इसको यहाँ से हटाना जरूरी है। और फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ लड़ाई, बैटल्स स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे डिफाइन की बैटल स्टार्ट हुआ। पहले हम लोग का हुआ बैटल ऑफ लिप्जिग, ये एक्चुअली हम लोग का एक पर्टिकुलर पिक्चर में मेंशन किया हुआ है, बैटल ऑफ लिप्जिग, और वो पिक्चर भी हम लोग का कभी कभी पूछ लेता है ये 1813। एक्चुअली पिक्चर से क्वेश्चन आता है, बैटल ऑफ लिप्जिग एक पिक्चर में दिया हुआ है और इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है सीबीएसई, तो इसलिए तो सबसे पहले 1813 में हम लोग का बैटल ऑफ लिप्जिग हुआ, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट में बाकी सारा लोग लड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत सारा टेरिटरीज जो वो जीता था, जो वो कब्जा किया था, वो सारा इसका हाथ से हट गया। और उसके बाद फिर मेन हुआ हम लोग का बैटल ऑफ, नाम क्या था सॉरी क्या नाम था, तुम लोग बताओ, मैं सही में भूल गई। अरे भाई हम भी इंसान है, भूल सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। क्या नाम था, लेट मी सी, क्या नाम था भाई, इसमें नाम ही नहीं दिया क्या? नाम दिया ही नहीं है, वाह, नाम दिया ही नहीं है, वो जो भी ओके। सो एक्चुअली बैटल का नाम ही नहीं है, सॉरी सो यस, सो सबसे पहले हम लोग का 1813 में बैटल हुआ, दैट इज बैटल ऑफ लिप्जिग, जिसमें ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसका बहुत सारा टेरिटरीज ये लूज कर दिया। और उसके बाद फिर 1815 में भी एक बैटल हुआ, एक लड़ाई हुआ, और ये लड़ाई हुआ नेपोलियन बोनापार्ट वर्सेस प्राग कंट्रीज। अभी प्राग कंट्रीज क्या है, प्राग इज जस्ट अ वे टू रिमेंबर, प्राग कंट्रीज मतलब कि रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन,
रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। सो ये 4 देश, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, धीरे धीरे याद हो जाएगा, प्राग कंट्रीज, ये चारों मिलके नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट में लड़ा 1815 का बैटल में, और उसके बाद इसी बैटल में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया प्राग कंट्रीज के सामने, और फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट द विलन का स्टोरी खत्म। और इसी के साथ हम लोग का विलन का स्टोरी खत्म हो गया और हम लोग का आज का लेक्चर भी खत्म होता है। आज के लिए काफ़ी है। मेन आज का लेक्चर में इम्पोर्टेंट क्या है याद रखना कि पहला हम लोग का जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी से वो लोग क्या क्या स्टेप लिए थे टू क्रिएट यूनिटी अमंग्स्ट द पीपल, इसका 4-5 पॉइंट याद रखना जरूरी है। सेकेंडली नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 के अंदर क्या क्या स्टेप्स लिया गया, इसका 4-5 पॉइंट याद रखना जरूरी है। और फिर थर्ड कि भाई सर डुअलिटी जो शो किया, वो जो 3 चीज वाला सेंसरशिप वापस ले आया, जैसे लोगों को जब रियलाइज हुआ कि वो जो कर रहा है वो दोगला कर रहा है, वो याद रखना जरूरी है। दिस इज व्हाट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इतना ही हम लोग आज पढ़े हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टाटा बाय बाय।